जी, क्या हालचाल कैसे हैं आप सब? होप्स आप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं मैं ही बहुत अच्छा हूं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं दिसंबर 25 में जो आपने सीएमए इंटरमीडिएट में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर नंबर 6 दिया था, तो उसका जो एग्जाम का सजेस्टेड सॉल्यूशन होना चाहिए वो सॉल्यूशन मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ। एक डिस्क्लेमर छोटा सा जो हमेशा देता हूँ, जब इंस्टीट्यूट आफ्टर रिजल्ट अपना सजेस्टेड निकालेगा या अपना सजेस्टेड इश्यू करेगा, हो सकता है आईसीएमए का सजेस्टेड इससे डिफर करता हो सकता है कुछ आंसर उनके हमसे थोड़े अलग हो सकते हो। ये एज सच आईसीएमएआई का सजेस्टेड नहीं है, ये मेरा अपना एक सोल्यूशन है कि जो मुझे लगता है कि ऐसे आंसर बनने चाहिए। ठीक है, तो चलिए एमसीक्यू मैं यहाँ पे कवर नहीं करूंगा, एमसीक्यू के लिए आपके लिए अलग से वीडियो आएगी जैसे कि, और ऑल दो इंटरमीडिएट के एमसीक्यू ऐसे होते नहीं है कि उसके लिए किसी सजेस्टेड की जरूरत पड़े आपको। ठीक है, 90% आपका एमसीक्यू 11-12 का क्वेश्चन होता पेपर का ही होता है, अगर आपने 11-12 अच्छे से पढ़ रखा हो। तो जो आपकी 11-12 की बुक होती है ना, उसी के एमसीक्यू आप देखिए आपके सीएमए इंटर में इन लोगों ने डाल रखे हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा या उसकी आपको जरूरत नहीं भी पड़नी चाहिए। डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो आपका 70 मार्क्स का होता है उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे करते हुए चलेंगे। आइए मेरे साथ साथ 70 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव था उसमें क्वेश्चन नंबर 2 से आपका स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 से आपका स्टार्ट होता है सेक्शन बी यहाँ पे के नाम से। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे था ये था आपका बीआरएस का। ये क्वेश्चन 2A जो आपका था, ये क्वेश्चन 2A था आपका बीआरएस का, जिसमें क्या था उसने कहा था 31 मार्च 2025 को संदीप की कैश बुक शो करती है बैंक ओवरड्राफ्ट 2.5 लाख रुपए। बैंक ओवरड्राफ्ट कैश बुक के अंदर बैंक का ओडी है, मतलब कि माइनस का बैलेंस है। ठीक है, इतना पैसा आपने एक्सेस निकाल रखा है। ऑन कंपेयरिंग विद द पासबुक द फॉलोइंग डिफरेंसेस नोटेड, कुछ डिफरेंसेस आपको पता चले जिनको आपको रिकंसाइल करना है। उसने कहा कैश एंड चेक अमाउंटिंग 26,800 वर सेंट टू द बैंक ऑन 27 मार्च, बट चेक वर्थ ₹4,600 वर क्रेडिटेड ऑन 2 अप्रैल एंड वन चेक ऑफ 900 वाज रिटर्न बाय एज डिसऑनर ऑन 4 अप्रैल। ठीक है, तो आपने 26,800 का चेक जमा किया, तो जमा क्या होगा, तो कैश बुक बढ़ गया होगा, बैंक अभी नहीं बढ़ा। लेकिन बैंक में क्या हुआ ना, बैंक में 4,600 जो है वो 2 अप्रैल को बढ़ा, और मुझे 31 मार्च को बीआरएस बनाना है, मुझे 31 मार्च को रिकंसाइल करना है। मतलब कि ये जो 4,600 है जो मेरे कैश बुक में तो बढ़ चुका है, बट मेरे बैंक में 2 अप्रैल को बढ़ेगा, तो ये एक आपका रिकंसिलिएशन का कॉस्ट पैदा करेगा। ठीक है, इसके अलावा 900 रुपए का जो था ना चेक वो बाउंस हो गया, वो डिसऑनर हो गया, तो मेरी कैश बुक तो 900 से बढ़ गई होगी, बट मेरा बैंक 900 रुपए से नहीं बढ़ा। ठीक है, एक पॉइंट यहां से आपको मिला। फिर वो कहते हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च संदीप इशूड चेक वर्थ ₹33,400 का आपने चेक काटे होंगे, तो चेक इश्यू से चेक से काट के पेमेंट करा होगा, तो मेरा कैश बुक कम हो गया होगा। लेकिन उसमें से हुआ क्या ना, 27,400 के चेक थे जो कि अभी तक प्रेजेंट पेमेंट के लिए नहीं हुआ, मतलब जिनको मैंने चेक काट के पेमेंट करा ना, उन लोगों ने अपने अपने बैंक में अभी तक चेक नहीं लगा रखे हैं। तो मैंने क्या किया ना, मेरे कैश बुक से 33,400 तो कट गया, मैंने तो पूरा जब चेक काटे मैंने अपने कैश बुक को कम कर दिया, बट बैंक से मेरा अभी तक 27,400 रुपए कम नहीं हुआ है, क्योंकि जिन लोगों को मैंने पेमेंट करी थी उन लोगों ने अपने अपने खाते में वो चेक अभी तक नहीं लगा रखे हैं, जिसकी वजह से मेरे घर से पैसा अभी नहीं कटा है। तो हुआ क्या सर, मेरा कैश बुक से पैसा कम हो गया, लेकिन मेरा पासबुक जो है ना सर वो आज मुझे ज्यादा बड़ा हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है सर, ठीक है। इसके बाद देखो, अकॉर्डिंग टू संदीप स्टैंडिंग ऑर्डर बैंकर्स हैव टू मेक द फॉलोइंग पेमेंट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। आपने ना बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखे थे, पुराने जमाने में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आप बोलते हैं, आज तो आप आईटी के जमाने में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऑटो पे का सिस्टम होता है ना, ऑटो डेबिट करना, ऑटो पे करना, बिल बैंक ऑटोमेटिकली पे कर देता है आपका उस डेट, आप एक डेट शेड्यूल कर दीजिए, उस शेड्यूल डेट को बैंक ऑटोमेटिकली आपके खाते से पैसा पे कर देगा। तो उसी को हम लोग स्टैंडिंग ऑर्डर या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बोलते थे। तो यहाँ पे उसने क्या किया, स्टैंडिंग ऑर्डर या ऑटो पे के हिसाब से आपने 3840 रुपए का इंश्योरेंस बैंक ने पे कर रखा था, टेलीविजन का जो लाइसेंस फीस था 2400 रुपए का वो पे कर रखा था। इसकी वजह से क्या हुआ होगा, इसकी वजह से क्या हुआ होगा, मेरा पासबुक ना बेटा, मेरा पासबुक कम हो गया, लेकिन मैंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन से मेरा कैशियर अभी सो रहा है, बैंक ने पैसा कम कर दिया, मेरा मुनीम अभी सो रहा था, तो मेरा कैश बुक आपको ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आ रहा होगा इतने अमाउंट से। फिर उसने कहा संदीप्स बैंकर्स हैव कलेक्टेड 3,000 एज डिविडेंड, मेरे बैंक ने मेरे बिहाफ पे डिविडेंड कलेक्ट किया होगा, तो जिसकी वजह से हुआ क्या, मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ गया, मेरा कैशियर फिट सो रहा है, तो मेरा कैश बुक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर उसने कहा इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, इंटरेस्ट चार्ज है, इंटरेस्ट काटा बैंक ने, इंटरेस्ट काटा कितने का, 2500 रुपए का, तो बैंक मेरा कम हो जाएगा, कैश बुक मेरा बढ़ जाएगा, क्योंकि बैंक ने इंटरेस्ट काटा होगा, मैं तो सो, मेरा कैशियर तो सो रहा था, तो मेरा कैश बुक बढ़ गया उतने अमाउंट से। एक बिल रिसीवेबल था 2,000 रुपए का, जो कि डिस्काउंट किया था आपने बैंक में फरवरी 25 में, तो जब बैंक
बिल डिस्काउंट किया होगा, तो बैंक ने आपको पैसा दिया, आपने बैंक को बिल दिया होगा। जब ड्यू डेट बैंक इस बिल को लेके जाएगा उस पेई के पास कि भाई साहब पेमेंट दो, वो बाउंस हो गया, तो बैंक वापस से आपका गला पकड़ेगा। बैंक वापस से आपका गला पकड़ेगा और बैंक वापस से आपका गला पकड़ेगा, तो आपको बैंक को ये देना पड़ेगा। मतलब बैंक आपके खाते से काट लिया होगा, लेकिन आप तो सो रहे थे, तो कैश बुक फिर से बढ़ गई होगी, पासबुक फिर से कम हो जाएगी। उसने आपसे कहा एसेटेन द अमेंडेड कैश बुक, तो आपको अमेंडेड कैश बुक बनानी है। अमेंडेड कैश बुक कब आता था, मैंने आपसे, हम लोगों ने जब क्लास के अंदर पढ़ा भी होगा, आपने फाउंडेशन के अंदर भी ये चीज पढ़ी होगी, 11th क्लास के अंदर तो पढ़ाई होगा। अमेंडेड कैश बुक का जब कॉन्सेप्ट आते तो होता क्या था कि हम लोग क्या करते थे कि जो ये ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे 6 ट्रांजैक्शन दे रखी थी, हम कहते कि 6 जो भी ट्रांजैक्शन आपको दे रखी होती है, इन दैट केस आपको वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन देखो, एनालाइज करो, उसमें से छांटो वो ट्रांजैक्शन जिनको आप कैश बुक में रेक्टिफाई कर सकते हैं। जिन जिन ट्रांजैक्शन की आप रेक्टिफिकेशन एंट्री डाल सकते हैं इन कैश बुक, उनको रेक्टिफाई कर दो, और जो बच जाएगा, जो आप कैश बुक में रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, उसको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ले आओ। आसान सी बात थी, यस सर आसान सी बात थी। तो इन 6 में से जिसका जिसका आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि ये LIC का पेमेंट हो गया, ठीक है, बैंक ने काट दिया, मैंने नहीं काटा, ठीक है रेक्टिफाई करो। इंटरेस्ट बैंक ने काटा, मैंने अभी तक नहीं काटा, चलो ठीक है रेक्टिफाई करो। डिविडेंड बैंक ने जमा कर दिया, मेरे घर पे जमा नहीं हो, रेक्टिफाई करो। ठीक है, जो जो आप रेक्टिफाई कर सकते हो, जो जो आप रेक्टिफाई कर सकते हो बेटा, जिसकी डबल एंट्री अभी तक नहीं हुई थी वो रेक्टिफाई हो सकती है, यानी जो आपने अभी तक रिकॉर्ड किया ही नहीं था अपने घर पे, उसकी आप रेक्टिफिकेशन एंट्री डाल सकते हो। जिसकी आप रेक्टिफिकेशन एंट्री डाल सकते हो उसको आप कैश बुक में रेक्टिफाई कर दो, जो ट्रांजैक्शन बच जाएंगे उसको हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में सही कर लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो अगर देखें इनमें ये जो बाकी के 4 ट्रांजैक्शन थे ये आप रेक्टिफिकेशन में सही कर सकते थे, तो इसको हम रेक्टिफिकेशन में सही कर देंगे अमेंडेड कैश बुक में। बाकी जो 2-3 ट्रांजैक्शन आपके बचेंगे ऊपर वाले, चेक इशूड और चेक क्या नाम है डिपॉजिट वाले, इनको क्या करेंगे BRS के अंदर डाल देंगे। बस याद रखना आपको जो कैश बुक ये बैलेंस दे रखा है ये किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि आपको कैश बुक का बैलेंस दे रखा था, ये कैश बुक का बैलेंस दे रखा था, इसके बाद ये 6 ट्रांजैक्शन हुई हैं जिसमें से आप ये सारी रेक्टिफिकेशन करोगे, तो इसका मतलब आपको यहां पर रेक्टिफाइड बैलेंस ढूंढना पड़ेगा कैश बुक का। जो रेक्टिफाइड बैलेंस अमेंडेड कैश बुक से आएगा, इस अमेंडेड कैश बुक से जो बैलेंस आएगा वो आपका बैलेंस एज पर कैश बुक बनेगा, याद रखिएगा वो आपका बैलेंस एज पर कैश बुक बनेगा। गलती से इसे 2.5 लाख को यहां पर आप मत उठा लेना, BRS बनाते समय 2.5 लाख को मत उठा लेना गलती से, ठीक है। BRS बनाते समय जो अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस होगा वो उठाना, ठीक है। गलतियां एग्जाम में करोगे क्योंकि वहां पर माहौल ऐसा ही होता है। तो आइए मेरे साथ साथ में आपको क्या करना है, आपने क्या किया, आपको बैलेंस BD अमेंडेड कैश बुक दिख रहा है आपको, हाँ ठीक है। अमेंडेड कैश बुक में देखो ध्यान से, अमेंडेड कैश बुक में आपको बैलेंस दे रखा है यहाँ पे, ओपनिंग बैलेंस आपको देखा 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए सर बाय BD में, क्योंकि ओवरड्राफ्ट है नेगेटिव बैलेंस था तो बाय BD। उसके बाद में इंटरेस्ट का एक रेक्टिफिकेशन करेंगे, जो बैंक ने काटा हमने नहीं काटा था तो काट दीजिए, इंटरेस्ट पे करिए, कैश बुक है तो पेमेंट साइड में जाएगा। बिल डिस्काउंट हुआ था तो बैंक ने मेरे खाते से काट दिया हो तो मुझे भी बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा। बिल डिस्काउंट हुआ था 2000 रुपए जो बाउंस हुआ था। ड्रॉइंग्स के नाम ने LIC और घर का बिजली का बिल या टेलीविजन का बिल, ये ड्रॉइंग के नाम से 6200 बैंक ने काट दिया, मैंने पेमेंट नहीं कर रखा तो पेमेंट कर दीजिए, ठीक है, ये रेक्टिफाई हो गया। इसके अलावा बैंक ने वहां पर डिविडेंड डिपॉजिट क्या था, मैंने अपने रिसीट में नहीं दिखा रखा तो मैं 3000 का डिविडेंड रिसीट दिखा दूंगा, तो यहां पर मेरी कैश बुक का अमेंडेड कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 257,740, ये मेरे BRS के काम का है। अगर आप देखो ध्यान से ये अभी भी CD आ रहा है, इसका मतलब अभी भी निगेटिव बैलेंस है बेटा, अभी भी निगेटिव बैलेंस है, मतलब अभी भी निगेटिव बैलेंस, कैश बुक का अभी भी क्रेडिट बैलेंस है, 2 मतलब क्रेडिट बैलेंस है, अभी भी क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट है, मतलब कि कैश बुक मेरी एसेट है, एसेट का क्रेडिट बैलेंस मतलब निगेटिव बैलेंस है, ठीक है। अगर ऐसे पढ़ रखा है तो अब तुम लोगों ने डेबिट क्रेडिट रट्टा मार रखा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, आजकल वही पसंद आता है तुम लोगों को, जिसने रटवा दिया वो बढ़िया, ठीक है, हम तो नालायक हैं। आइए अब ये काम का है तो ये काम का आपने यहाँ पे डाल दिया 257,740 नेगेटिव बैलेंस है, और मैंने कभी ना ये ओवरड्रॉन, OD, फेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस, माइनस, प्लस, मैंने कभी ये पढ़ा ही नहीं रखा है हमेशा से। जिन्होंने फाउंडेशन मुझसे पढ़ रखा होगा या जो इंटर में भी आया होगा, मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा बैलेंस देखो क्या है, एसेट का नेगेटिव बैलेंस है, एसेट का क्रेडिट बैलेंस है मतलब माइनस बैलेंस है, ठीक है, एसेट का डेबिट बैलेंस है इसका मतलब प्लस का बैलेंस है। सिंपल सा मुद्दा ये है, पूरी अकाउंटेंसी इसी पर बेस्ड होती है। ये फेवरेबल, नॉन फेवरेबल, पता नहीं क्या क्या तुम लोग शब्द यूज करते हो, वो प्लस माइनस आइटम वो मुझे नहीं आता।
इसके बाद, और ना मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। बैलेंस एज पर कैश बुक आपको ये निकल गया आपका अमेंडेड कैश बुक का। 2 ट्रांजैक्शन थी जिसको आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते क्योंकि आप एंट्री डाल चुके थे, कैश वहां एंट्री नहीं पड़ी है, तो रेक्टिफिकेशन आप अपने घर पे कैसे करोगे, मेरी बात समझिएगा। इन 2 ट्रांजैक्शन में ना मैं अपने घर पे एंट्री डाल चुका था, गलती बैंक के एंड पर है, बैंक ने नहीं कर रखा है काम, तो मैं अपने कैश बुक में इसको दोबारा से नहीं ला सकता, इसलिए ये अमेंडेड कैश बुक में जाती नहीं थी। वो लॉजिक समझना है, सबको समझना है। आइए रेगुलर क्लास है, मजा आएगा अकाउंट्स में, ठीक है। अब देखो ध्यान से हुआ क्या है, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट इन पासबुक। चेक डिपॉजिट क्या मतलब, कैश बुक बढ़ गया पासबुक नहीं बढ़ा, कैश बुक बढ़ गया पासबुक नहीं बढ़ा, तो क्या करते थे, याद करें हम कैसे पढ़ते थे। हम कहते कि एक दोस्त सर यहाँ पर है, दूसरा दोस्त यहाँ पर है, यहाँ पहुंचना है, क्या करना है सर, वही करना है जो इसने किया, जो डेस्टिनेशन ने किया वही ओरिजिन करेगा, जो डेस्टिनेशन ने किया वही ओरिजिन करेगा, बात खत्म। तो जो यहां हुआ है वही हमको करना है, जैसे जैसे ये यहां पहुंचा वैसे वैसे हम पहुंचेंगे, ठीक है। पूरी कहानी अगर याद आ रही हो तो सीधी सी बात है, हम बैलेंस लेके चीज का चल रहे हैं। मेरा ओरिजिन क्या लेके चल रहा हूं मैं बेटा ओरिजिन लेके चल रहा हूं एज पर कैश बुक, डेस्टिनेशन क्या है आपकी एज पर पासबुक। तो क्या करोगे, वही करेंगे जो पासबुक ने किया। तो जब चेक डिपॉजिट मैंने किया पासबुक पे वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, मतलब कि पासबुक ने अपने आप को कम कर दिया, तो हम भी कम कर देंगे माइनस, सिंपल। चेक इशू किया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब कैश बुक कम हो गई पासबुक कम नहीं हुई। मैंने चेक काटे लेकिन जिन लोगों को काट के पेमेंट किया वो तक अभी तक अपने खाते में लगाए नहीं है, तो मेरा पासबुक बढ़ गया, मेरा कैश बुक कम हो गया। अब मैं एज पर कैश बुक लेके चल रहा हूं, तो जो पासबुक ने किया वो कैश बुक करेगा। तो पासबुक ने अपने आप को कम कर रखा है, सॉरी पासबुक ने अपने आप को बढ़ा रखा है क्योंकि वहां भी पैसा कम नहीं हुआ, तो पासबुक बढ़ गया कैश बुक कम हो गया। तो जो डेस्टिनेशन ने किया वो ही ओरिजिन करेगा। सर पासबुक बढ़ा हुआ है तो हम भी बढ़ा देंगे, 27,400 जोड़ देंगे। तो यहां पर देखो माइनस का बैलेंस आ रहा है 235,840, मतलब कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ रहा है एज पर पासबुक। तो बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट 235,840, ठीक है। ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा प्रश्न था। अगर आप देखें 11th क्लास के अंदर भी आपने पढ़ रखा होगा, तो ऐसा कुछ बड़ नया नहीं है। और मैं हमेशा बोलता हूं सीएमए इंटरमीडिएट का 80% अकाउंट्स 11th और 12th मिला के बनता है, ठीक है। सिर्फ 20% के लिए आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने पड़ते हैं और कुछ इंश्योरेंस क्लेम या ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ना होता है। इसके अलावा सारा का सारा 11th एंड 12th का आपका अकाउंट्स होता है सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर। इस बात को याद रखिएगा। आप मानते हो तो अच्छी बात, नहीं मानते हो तो मानना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी भैया फिर से 11th क्लास, वापस चले जाओ। सर आप बार बार 11th क्यों बोलते हैं बेटा, जो क्वेश्चन 11th क्लास का है यही क्वेश्चन है। इससे मुश्किल क्वेश्चन 11th क्लास में आपको दिखा दूंगा मैं, आपका आईएससी या सीबीएसई जो भी हो वो आपसे कह, अब तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, 11th क्लास का क्वेश्चन है, कैपिटल रेवेन्यू का चैप्टर आपका होता था, ठीक है। मेरा फाउंडेशन का लेक्चर ही पढ़ा होगा इसके ऊपर, यूट्यूब पे देख लेना। आपको बताना है कैपिटल है कि रेवेन्यू, भाई सीधी सी बात है, एक्सटेंशन ऑफ रेलवे ट्रैक है भैया, कैपिटल नेचर का एसेट है। क्योंकि मैंने आपको कैसे पढ़ा रखा है, मैंने कहा था कोई भी ऐसा खर्चा होता है जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के पीरियड में आता है, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के पीरियड में जाता है। मतलब आपने खर्चा किया नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में जो कि रिकरिंग नेचर का है, इसके बेनिफिट्स जो आप लेते हैं वो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में ही ले लेते हैं। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में आता है, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में जाता है, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर आपने रेवेन्यू, अगर वो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में आता तो है बट उसके जो बेनिफिट्स हैं वो बियॉन्ड द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड जा रहे हैं, तो इन दैट केस वो कैपिटल नेचर का खर्चा है। या कोई खर्चा ऐसा है जो आप फिक्स एसेट या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे करते हैं, तो फिर वो आपका कैपिटल नेचर का खर्चा है। कैपिटल के ऊपर कैपिटल नेचर करोगे तो कैपिटल होगा, ऐसा पढ़ा था। तो सीधी सी बात है, रेलवे ट्रैक अगर वगैरह जो है ये आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट बनते हैं, और इसका जो बेनिफिट जो आना और जाना, इनके बेनिफिट्स आपको बियॉन्ड द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मिलता है, इसलिए कैपिटल नेचर का खर्चा बन जाता है। वेजेस पे करें आपने मशीन ऑपरेटर को, मशीन ऑपरेटर काम कर रहा है, मतलब नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है, उसमें आपने मजदूरी दी बेटा, तो रिकरिंग नेचर का होगा, तो रेवेन्यू बन जाएगा। कॉस्ट इंस्टॉलेशन, कॉस्ट द न्यू प्रोडक्शन मशीन को इंस्टॉलेशन का खर्चा एक ही बार आएगा और इसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा, बियॉन्ड द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल मिलेगा, कैपिटल नेचर का खर्चा है। रॉ मटेरियल आप लेके आए थे, एक्सटेंशन ऑफ फॉरमेंस बिल्डिंग फैक्ट्री, फैक्ट्री में फैक्ट्री याद रखना, फैक्ट्री बन रही है, उसके लिए आप बालू सीमेंट मोहरिंग और रॉ मटेरियल खरीद के लाए थे, तो फैक्ट्री बन रही है। ये फैक्ट्री का जो बेनिफिट होगा बियॉन्ड द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड होगा, कैपिटल नेचर का खर्चा उसके लिए खर्चा हो रहा है, तो ये भी कैपिटल है। रेंट पे कि आपने फैक्ट्री का रिकरिंग नेचर है, बार बार करते रहोगे तो रेवेन्यू है। पेमेंट की आपने कंप्यूटर टाइम टू ऑपरेटिंग का खर्चा है, तो रेवेन्यू है। वेजेस पे कि आपने ओन एम्प्लॉय को फॉर
बिल्डिंग 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 जिस पर्पस के कैपिटल के लिए खर्चा हो रहा है, तो जिस जो रिजल्ट है वो रिजल्ट कैपिटल है, तो उस पर होने वाला खर्चा भी कैपिटल हो जाएगा। यही क्रक्स था आपका, ठीक है। तो जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का जो बेनिफिट है आपको लॉन्ग टर्म मिलेगा, बियॉन्ड द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मिलेगा। और बिल्डिंग को बनाते समय ये जो हो रहा है ये तो वन टाइम होगा ना सर, ये रिकरिंग नेचर थोड़ी होगा, इसलिए ये भी कैपिटल हो जाएगा। 7 मार्क्स फ्री के हैं, 11th क्लास का क्वेश्चन था। ये भी अगर नहीं किया ना बेटा, सुबह सुबह 2 चम्मच दिमागीन खाओ सर। आइए, तो ये खर्चे थे। आप इंस्टीट्यूट ने मेरे ख्याल से क्वेश्चन कुछ और पूछा, कैसे पूछा था मुझे ये, इंस्टीट्यूट ने आपसे कहा था कि रीजनिंग आपको देनी है और क्लासिफाई करो कैपिटल रेवेन्यू। तो आपको ना बताना पड़ेगा कैपिटल है रेवेन्यू है, साथ में उसका रीजन भी बताना पड़ेगा कि कैपिटल है या रेवेन्यू है तो क्यों है। शायद हो सकता है रीजनिंग का 1 नंबर 7 नंबर है, तो मेरे ख्याल से आधा नंबर रीजनिंग का होगा, आधा नंबर आपका करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। यस सर। तो आइए जरा जरा, रेलवे ट्रैक आपने बनाए कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि बेनिफिट्स मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड बियॉन्ड द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आपको मिलता है। वेजेस आपने पे करे, ऑपरेटिंग का खर्चा है, क्योंकि आपको बेनिफिट इन द सेम प्रीवियस ईयर और सेम ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मिल जाएंगे। इंस्टॉल किया नया मशीनरी का खर्चा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने कहा रीजन कॉपी पेस्ट करो, जो रीजन ये दिया है वही रीजन यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट करो। मटेरियल का रखा आपने एक्सटेंशन ऑफ फोरमैन ऑफिस बिल्डिंग, तो कैपिटल है, सेम रीजन जो यहाँ पे कॉपी करो। रेंट पे का रखा है, रिकरिंग है, रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, रिकरिंग नेचर करंट पीरियड ओनली। सर ये कहाँ मिलेगा? ये बेटा पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट में अकाउंट्स और एफआर के नोट्स मिल जाते हैं और क्लास नोट्स मिल जाते हैं, रिविजन नोट्स मिल जाते हैं, ठीक है। लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसके बाद पेमेंट फॉर कंप्यूटर ऑपरेटर, भैया ऑपरेटिंग का खर्चा, रेवेन्यू नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। वेजेस फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है कैपिटल रेवेन्यू, तो सेम जो पॉइंट नंबर 1 का रीजन दिया था वही रीजन का आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो फ्री के 7 नंबर है बेटा, अगर इसे भी 7 नंबर नहीं लाए तो सुबह सुबह मंदिर जाओ यार, और क्या कर सकता हूं मैं। आ जाओ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ए। बहुत समय बाद इन्होंने, अब पता ना मेरा तो इंस्टीट्यूट से थोड़ा रहता है, मैं कहता हूँ भाई ये जो चैप्टर है, मतलब जॉइंट वेंचर हो गया, कंसाइनमेंट हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गए, बीआरएस हो गया, यार तुम यही चैप्टर फाउंडेशन के अंदर पढ़ाते हो बच्चे को, यही चैप्टर तुम इंटरमीडिएट में पढ़ाते हो बच्चे को। मतलब चाहते क्या, हमारा सीएमए का बच्चा बस यही पढ़ पढ़ के सीएमए बन जाए? मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कोई स्कोप नहीं, सिर्फ 10% तुम पढ़ाते हो, 4 नंबर का, 5 नंबर का, 10 नंबर का तुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछते हो, और फिर तुम्हें पावर चाहिए बिल्कुल सबसे ऊपर वाली, ठीक है। ऐसे काम नहीं चलेगा ना, बच्चे को उस लेवल का बनाना पड़ेगा ना आपको। आप फाउंडेशन के अंदर भी यही चीज पढ़ाते हो, इंटर के अंदर भी यही चीज पढ़ाते हो, आप चाहते क्या हो? मतलब बीकॉम का सिलेबस आपने सीएमए इंटरमीडिएट में रखा हुआ है यार, ठीक है। बीकॉम का सिलेबस सीएमए इंटरमीडिएट में रखा है और आप कहते हैं कि हम प्रोफेशनल कोर्स हैं, हमें प्रोफेशनल पावर चाहिए, हमें प्रोफेशनल रिकॉग्निशन चाहिए। ऐसे थोड़ी होगा ना सर, कुछ करना पड़ेगा ना, प्रोफेशनल सिलेबस डिजाइन करना पड़ेगा ना। इसीलिए पता है दिक्कत क्या होती है हमारे प्रोफेशन के अंदर, सीएमए को बीकॉम, जो बीकॉम के लल्लू मंजू टीचर होते हैं ना गली मोहल्ले वाले, वो बीकॉम का टीचर भी बीकॉम वालों के बीच में बैठा के सीएमए को पढ़ा रहा है आज के जमाने में, और पास भी हो रहा है बच्चा। ये लेवल हो गया हमारे सिलेबस का, ठीक है। पता नहीं कब आंखें खुलेंगे इंस्टीट्यूट के, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। और ये जो चैप्टर आपने रखे हैं कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, भाई किसी काम के ही चैप्टर आज के जमाने में चलते हैं ये चैप्टर। ये कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर का कोई यूज है? पता नहीं क्यों रखा है फालतू का। फाउंडेशन के अंदर पढ़ा दे, चलो ठीक है 2 मिनट के लिए मानता हूं, ठीक है चलो पढ़ा दिया। अरे इंटर में तो हटा दो, इंटर में फिर रखा हुआ है। आप क्या कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट है बेटा, इंस्टीट्यूट सर्वोपरि। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना आपका, राज एंड सोनू डिसाइडेड टू वर्क जॉइंट वेंचर विद द फॉलोइंग स्कीम। तो 2 दोस्त मिले, दोनों ने कहा चलो लखनऊ महोत्सव का मेला है, 10 दिन का मेला है, दोनों दोस्त मिलकर काम करते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, और जो कमाई धमाई होगी 3:1 में बांटेंगे। दे गारंटीड सब्सक्रिप्शन 5 लाख रुपए शेयर्स ऑफ ₹20 ईच इन द रेनबो लिमिटेड। तो ऐसे में होगा क्या कि हर एक दोस्त को 5 लाख शेयर मिलेंगे, 20 रुपए का एक होगा रेनबो लिमिटेड का, एंड बियर ऑल एक्सपेंस ऑफ द अलॉटमेंट। जितने खर्चे होंगे सारे के सारे बियर करेंगे, ठीक है। इन कंसिडरेशन ऑफ रेनबो लिमिटेड विल इशू 30,000 शेयर्स of Snow Limited or 20 each fully paid and 1% commission to each. Sorry, 1% commission in cash which will be taken by Raj and Sonu equally, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राज ने खर्चा किया 16,500 रुपए एज स्टैम्प चार्ज, 15,000 रुपए एडवर्टीजमेंट, 35,000 रुपए कार एक्सपेंस एंड प्रिंटिंग का, और सिमिलरली सोनू ने खर्चा किया 13,000 रुपए रेंट का और 10,000 रुपए लीगल एक्सपेंस। ये आपके स्टडी मटेरियल का ही एज इट इज कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है।
एप्लीकेशन फेल शॉर्ट 20,000 जो ऊपर शेयर इशू करे थे कंपनी ने 30,000, उसने कहा कि 20,000 शॉर्ट शेयर हो गए, जिसके से हुआ क्या, एंड राज इंट्रोड्यूस नेसेसरी कैश फॉर द परचेज ऑफ दीस शेयर, तो इनको खरीदने के लिए राज ने पैसा दे दिया, तो जो जितनी एप्लीकेशन कम आई थी वो राज ने फुलफिल कर ली। द गारंटी हैविंग बीन मेट, रेनबो लिमिटेड हैंडेड ओवर द शेयर्स एंड एग्रीड द पेड कमीशन इन कैश, ऑल शेयर्स सब्सिक्वेंटली वर सोल्ड 90 पर शेयर टू कोवेंचर इन द प्रोसीड शेयर द प्रोसीड्स इक्वली। मतलब कि एक कॉन्सेप्ट होता है ना आपका सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर अंडरराइटिंग का, जो एज पर कंपनी लॉ पढ़ता है, ये सेम जो अंडरराइटिंग का कॉन्सेप्ट होता है ना, बस ये जो जॉइंट वेंचर है ये अंडरराइटिंग का जॉइंट वेंचर है। मतलब दो दोस्तों ने कहा भाई हम काम करेंगे और 3:2 में प्रॉफिट बांटेंगे। काम क्या था, काम था एक्स लिमिटेड के शेयर्स बिकवाना, एक्स लिमिटेड के शेयर्स को पब्लिक में बिकवाना, यानी अंडरराइटिंग का काम था। तो हम दो दोस्त मिले थे, किस लिए मिले थे, इस कंपनी के जो शेयर्स इशू हो रहे हैं उनको जनता में बिकवाएंगे। अगर नहीं बिक पाए, कंपनी ने 30,000 शेयर इशू करे जनता में, अगर हम नहीं बेच पाएंगे तो जो कम पड़ जाएंगे, जो जनता ने कम खरीदे उनको हम दो लोग खरीद लेंगे। ये होता है अंडरराइटिंग के अंदर में। तो यहां पर जो ये जॉइंट वेंचर हुआ है ये भी अंडरराइटिंग का ही जॉइंट वेंचर हुआ है। ठीक है, अब उसने आपसे क्या बोला, तो हम क्या करेंगे, इस अंडरराइटिंग के जॉइंट वेंचर में मेरा क्या खर्चा हुआ, मेरी क्या इनकम हुई, और प्रॉफिट लॉस बांट निकालेंगे, बांट लेंगे 3:1 के रेशियो में। उसने आपसे कहा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट और जॉइंट वेंचर विद सोनू इन राज बुक्स। पहली बात आपको मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना है, इसके बाद आपको राज की बुक्स में अकाउंट बनाना है। भाई सीधी सी बात है, राज की बुक्स में किसका खाता बनेगा, भाई कंट्रोल अकाउंट है। मैं राम हूं तो मैं मोहन का ही तो रिकॉर्ड रख पाऊंगा ना, अपना रिकॉर्ड थोड़ी खुद रखूंगा, मैं सामने वाले का रिकॉर्ड रख सकता हूं। तो राज की बुक्स में क्या होगा, राज की बुक्स में सोनू का कंट्रोल अकाउंट बनेगा, तो इसको हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर विद सोनू। तो आ रही बात समझ में कि राज बोल रहा है मुझे सोनू से क्या क्या मिलना है। तो जब भी कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर आता है, आपको पता है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर के अंदर 3 कॉन्सेप्ट आपके पास में होते हैं, जहां पर एक व्यक्ति खुद रिकॉर्ड, एक में जॉइंट वेंचर सारा रिकॉर्ड रख रहा होता है, दूसरे में दोनों अपना अलग अलग रखते हैं, और एक में एक व्यक्ति दूसरे का रिकॉर्ड रख रहा होता है। तो ऐसे में प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हमें कच्चा बनाते हैं, कच्चे को बोलते हैं मेमोरेंडम, कच्चा का बोलते हैं मेमोरेंडम, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। और एक कच्चा क्या होता है, कच्चा कुछ नहीं होता, ये क्या होता है, दोनों के खर्चे ले लो, दोनों के इनकम, दोनों को क्या मिलना है, दोनों ने क्या गिर दिया, और नेट प्रॉफिट निकालो और दोनों में बांट दो, बात खत्म। ये कच्चा कुछ नहीं बोलता। राज सोनू का रिकॉर्ड रखा होगा, सोनू राज का रिकॉर्ड रखा होगा, और कच्चा क्या बोलेगा, दोनों के खर्चों को जोड़ दो, दोनों की इनकम को जोड़ दो, और जो बीच का निकलेगा वो प्रॉफिट निकल जाएगा, वो दोनों बांट दो। इसी को बोलते हैं कच्चा। तो ये जो कच्चा होता है ना, इट इज नॉट अंडर द डबल एंट्री सिस्टम, ये डबल एंट्री सिस्टम के अंदर नहीं बनता, ये सिर्फ जुगाड़ है बेटा। ये कच्चा क्यों बनता है सर, ये कच्चा सिर्फ और सिर्फ, अगर आपने पढ़ा हो, मुझसे नहीं भी पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ लो, ये कच्चे का बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस होता है, प्रॉफिट निकालना। क्यों, क्योंकि राज रख रहा है सोनू का रिकॉर्ड, सोनू रख रहा है राज का रिकॉर्ड, तो सर ऐसे पूरे जो जॉइंट वेंचर था, जो मेले में दुकान थी, इस दुकान का प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इस दुकान के प्रॉफिट को कौन निकालेगा। क्योंकि होता क्या था, जो पहला कॉन्सेप्ट होता है उसमें दुकान सारा का सारा रिकॉर्ड रखती है, दूसरा क्या था, एक दूसरे का या दोनों एक दूसरे का रखेंगे, और तीसरा क्या है, तू मेरा मैं तेरा, तो भाई प्रॉफिट कैसे निकलेगा। इसलिए हम एक जुगाड़ बनाते हैं, उस जुगाड़ का नाम होता है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, मतलब कि कच्चा जॉइंट वेंचर, जो सिर्फ और सिर्फ पैदा ही क्यों हुआ था, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट ऑफ जॉइंट वेंचर। आ रही बात समझ में, यस सर। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था, 7 नंबर का प्रश्न है। चलिए देखते हैं, करते हैं इसको भी। ये है आपका क्वेश्चन, यही है ना, बस इतना ही क्वेश्चन है आपका, बस यही है क्वेश्चन 3 है। देखो ध्यान से, सीधी सी बात है, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर है, क्या बोलेगा, दोनों के खर्चे, दोनों की इनकम, बात खत्म। दोनों के खर्चे, दोनों की इनकम, बात खत्म। दोनों के खर्चे क्या है, जॉइंट वेंचर में राज ने खर्चे ये कर रखे हैं, राज ने खर्चे ये कर रखे हैं, सोनू ने खर्चे ये कर रखे हैं, बात खत्म। इस जॉइंट वेंचर से राज को कितना मिलना है, सोनू को कितना मिलना है, भाई राज को कमीशन मिलना है इतना, सोनू को कमीशन मिलना है इतना, और जो शेयर्स होंगे वो आधे आधे इक्वल बंटने थे, तो राज को शेयर मिलेंगे इतने, सोनू को शेयर मिलेंगे इतने, बात खत्म। सिंपल सिंपल। और यहां से क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट 3:1 में बट जाएगा, बात खत्म। जो ये प्रॉफिट निकलेगा ये प्रॉफिट 3:1 में बढ़ जाएगा, बात खत्म, हो गया काम। और करना क्या था इसमें करना क्या था, मैं तो हमेशा बोलता जॉइंट वेंचर के अंदर जो आखिरी कॉन्सेप्ट होता है यही सबसे आसान होता है, आपका मेमोरेंडम वाला सबसे आसान यही होता है, और कुछ नहीं होता। इंस्टीट्यूट ने दिया तो अच्छी बात है, बढ़िया क्वेश्चन था। अब इसमें देखो क्या था, जॉइंट वेंचर में सोनू अकाउंट, इसका मतलब इन द बुक्स ऑफ राज है, इन द बुक्स ऑफ राज।
बुक्स ऑफ राज। राज की बुक्स में सोनू का अकाउंट, तो राज की बुक्स में सोनू का अकाउंट, तो राज को सोनू से क्या क्या लेना है भाई? मुझे कमीशन लेना है, मैं कौन हूं? मैं हूं राज, मुझे कमीशन लेना है सोनू से, मुझे शेयर्स लेने हैं सोनू से, बात खत्म। और मैंने खर्चे क्या क्या कर रखे हैं भाई साहब? मैंने इतने खर्चे कर रखे हैं 4,66,500 के, और इतना मेरा प्रॉफिट बनता है। ध्यान से मेरी बात समझो, इतना मैंने खर्चा कर रखा है, इतना मेरा प्रॉफिट बनता है और इतना मुझे मिलना है, तो नेट मुझे सोनू से कितना मिलेगा? नेट मुझे सोनू से फाइनल सेटलमेंट इतना मिलेगा। ठीक है, इन डिटेल समझना है तो ज्वाइन बेटा रेगुलर। ठीक, तो आसान सा प्रश्न था, इजीली कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 3 भी मेरा फेवरेट, बहुत समय बाद इंस्टीट्यूट को अकल आई और इंस्टीट्यूट ने AS19 पूछा, और पूछा भी तो सेल्स एंड लीज बैक पूछा। बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन मुझे देख के। ठीक है, मेरी बुक में पता नहीं किसके 4 से 5 क्वेश्चन पढ़े थे, इतने सालों से पढ़े थे, हमेशा से मैं कराता था, तो बच्चा मैं हर बार बोलता है AS इंपॉर्टेंट है, AS करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छे होता है। बच्चा मुझसे बोलता था, सर आपकी किताब में क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ने तो इसके ऊपर क्वेश्चन ही नहीं डाल रखा है, सेल्स एंड लीज बैक का। ऐसा फिला टीचर कहता है तुम्हारे सर ज्यादा पढ़ा देते हैं, ये कर देते हैं, ज्यादा क्वेश्चन कराते हैं, कोई फायदा नहीं है। इंस्टीट्यूट खेल गया ना बेटा, इस बार आ गया ना मजा। तो देखो ध्यान से, सेल्स एंड लीज बैक का क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन मैंने आपको क्लास के अंदर करा रखा था, और सेम क्वेश्चन मैंने आपको क्लास के अंदर करा रखा था, करा के भेजा भी था। और ऐसे हमारे पास 3 क्वेश्चन थे, अगर आपको याद हो। PQ लिमिटेड सोल्ड मशीनरी टू BR लिमिटेड एंड इमीडिएटली लीज्ड इट बैक, सेल्स एंड लीज बैक का क्वेश्चन था। द WDV ऑफ द मशीनरी इज 80 लाख रुपए, तो WDV 80 लाख रुपए थी, जिस दिन बेचा था उस दिन मशीन की WDV 80 लाख रुपए थी, इसके घर पे, PQ के घर पे, तो WDV इसके घर पे थी 80 लाख रुपए। द लीज बैक इज क्लासिफाइड एज एन ऑपरेटिंग लीज एक्सेप्ट द स्पेसिफिकली मेंशन, तो सेल्स एंड लीज बैक है, ऑपरेटिंग लीज है। ठीक है, उसने पहले बता दिया एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट का मतलब इन कहीं ना कहीं पर कोई ऐसा केस होगा, तो यही अगर हमारे जो क्वेश्चंस थे क्लास के अंदर, जो मैंने आपको अपने स्टडी मैट से करा रखे थे, कोचिंग के मैट से, वहां पर भी आखिरी वाला पॉइंट था हमारा जो फाइनेंशियल लीज बन रहा था। यहाँ पर भी देखना, ये आखिरी वाला पॉइंट है ना, यही फाइनेंशियल लीज बनेगा, क्योंकि फेयर वैल्यू और इसका जो प्रेजेंट वैल्यू है दोनों का सब्सटेंशियली सेम होता है। बात खत्म। तो जहां पर प्रेजेंट वैल्यू और फेयर वैल्यू इज सब्सटेंशियली सेम, तो इट इज अ फाइनेंशियल लीज। बस यही आंसर देना था मुझे। अब उसने कहा यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट ऑन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज पर AS19 इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, और मैंने आपको ना ये सारे केसेस बिल्कुल लॉजिकली सिखाए थे कि बेटा हम कम पर बेच रहे हैं तो हम कम पे क्यों बेच रहे हैं, हम ज्यादा पर बेच रहे हैं फेयर वैल्यू के ऊपर तो क्यों बेच रहे हैं। अब वो सारे लॉजिक मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा, यहाँ पर तो मैं टू द पॉइंट बात करूंगा, जो एग्जाम का सोल्यूशन होना चाहिए, बात खत्म। देखो ध्यान से, WDV 80 लाख है, याद रखिएगा, इस चीज को मत भूलना। WDV बेटा रुक जाओ जरा, हाईलाइट, हाँ WDV, अरे यार ये क्या हो गया? हाँ ठीक है, ठीक। WDV 80 लाख है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। PQ के घर पे उसने कहा सेल प्राइस 100 लाख है और फेयर वैल्यू भी 100 लाख है, बहुत बढ़िया। फेयर वैल्यू भी 100 लाख है और सेल प्राइस भी 100 लाख है। सोचो जरा, फेयर वैल्यू से ऊपर कुछ बेचा, द आंसर इज नो, फेयर वैल्यू से ऊपर कुछ भी नहीं बेचा, जितने का फेयर वैल्यू उतने का सेल प्राइस, बात खत्म। तो यहाँ पर तो ऐसा कोई आपका डेफर्ड गेन तो हो ही नहीं रहा है। लेकिन WDV 80 लाख था, बेचा आपने 100 पे, तो बेटा 20 लाख का इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ऐसे ही पढ़ा था। अरे बोलो ना हाँ। फेयर वैल्यू 120 लाख है लेकिन सेल प्राइस गिवन नहीं है। फेयर वैल्यू 120 लाख है, सेल प्राइस गिवन नहीं। और मैंने आपसे क्लास के अंदर भी जब एक क्वेश्चन करा रखा था सेम, तो मैंने आपसे क्या बोलता, अजम्पशन ले लो, अपनी अजम्पशन ले लो, सेल प्राइस क्या होगा बताओ। WDV अगर 80 लाख है, सेल प्राइस मान लो 100 लाख है, फेयर वैल्यू 120 है। WDV 80 लाख है, सेल प्राइस 140 लाख है, फेयर वैल्यू 120 लाख है। WDV 80 लाख है, फेयर वैल्यू 120 दे रखी है, मैं कह रहा हूं सेल प्राइस भी 120 है, तो क्या होगा, अपनी अजम्पशन लो और आंसर दो, बात खत्म। इंस्टीट्यूट फुल मार्क्स देगा। यही मैंने क्लास के अंदर भी करा रखा था, तीनों अजम्पशन लेके आपको कराया था। आप तीनों में से कोई एक मैंने कहा था एग्जाम में लेना, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा करने का मार्क्स नहीं मिलेगा, सेवा नहीं करनी है, सेवा बस क्लास में करनी होती है। फेयर वैल्यू 90 लाख है, बेचा आपने 76 में, बताओ 80 लाख की चीज थी, 76 में बेचा, जिसकी फेयर वैल्यू 90 थी। तो बेटा याद आया कुछ तुमको, बता दो रे, याद आया कुछ? यस सर याद आया। ठीक है, ये कर क्यों नहीं रहा काम, देखते हैं। इसके बाद फेयर वैल्यू 80 लाख थी, सेल प्राइस 100 लाख था। WDV देखो, WDV 80 है, फेयर वैल्यू 80 है, सेल प्राइस 20 लाख है। तो फेयर वैल्यू कितनी है? 80। फेयर वैल्यू के ऊपर कितना बेचा? 20, और WDV कितना था? 80।
20 का क्या होगा बताना मुझे। 92 का फेयर वैल्यू है, बेचा 100 में, फेयर वैल्यू के ऊपर कितना बेचा 8, डब्ल्यूडीवी के ऊपर कितना बेचा 12। ओ फेयर वैल्यू 70 है, सेल प्राइस कितनी 78, डब्ल्यूडीवी के ऊपर 2 का लॉस, 2 का लॉस। फेयर वैल्यू 70, 70 के ऊपर 8, 8, 8 का प्रॉफिट। ओहो क्या करते हैं इसका ट्रीटमेंट बताता हूं अभी। फेयर वैल्यू 95 है, सेल प्राइस 100 है और प्रेजेंट वैल्यू जो है वो सब्सटेंशियली कवर द फेयर वैल्यू, यानी प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू सब्सटेंशियली फेयर वैल्यू, इट इज अ फाइनेंशियल लीज। ओके सर, आओ आंसर फटाफट। एग्जाम में कैसे करना था आपको, एग्जाम में हो सकता है इतना लंबा ना करना पड़े, मैंने कुछ ज्यादा ही लंबा करा दिया क्योंकि जो मैं क्लास में कराता हूँ वैसे मैंने करा रखा आपको। एग्जाम में तो आपको बस लिखना है और ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। तो डब्ल्यूडीवी 80 लाख थी, डब्ल्यूडीवी 80 थी, फेयर वैल्यू 100 थी, आपने 100 पर बेचा तो सेल प्राइस इक्वल टू फेयर वैल्यू, तो आपने कुछ भी ऊपर नहीं बेचा, एनएवी पर बेचा। और लीज सारे के सारे ऑपरेटिंग लीज है, आखिरी वाले पॉइंट को छोड़ के, आखिरी वाला आपका फाइनेंशियल लीज है, बाकी सारे ऑपरेटिंग लीज थे, ऊपर क्वेश्चन में पहली लाइन में मेंशन हुआ था, ठीक है। आप एग्जाम में आखिरी में लिख के आ जाना, ऑल लीज आर कवर एंड आर ऑपरेटिंग लीज एक्सेप्ट द लास्ट वन, वो आपका फाइनेंशियल लीज है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ऑल लीज 1 to 6 आर ऑपरेटिंग लीज और लीज जो 7 है आपका वो फाइनेंशियल लीज है, बात खत्म। हर इंडिविजुअल पॉइंट पे लिखने की जरूरत आपको नहीं है। तो ऐसे में देखो ध्यान से, आपने फेयर वैल्यू के ऊपर कितना बेचा, फेयर वैल्यू के ऊपर मैंने कुछ भी नहीं बेचा, तो कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है डेफर्ड का, सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूडीवी के ऊपर का 20 लाख का प्रॉफिट है, तुरंत ट्रांसफर करो प्रॉफिट एंड लॉस में। इसके बाद डब्ल्यूडीवी 80 लाख है, फेयर वैल्यू 120 है, सेल प्राइस मिसिंग है, तो ऐसे केस में मैंने आपसे पढ़ा रखा था, मैंने कहा था बेटा अजम्पशन लेना, अजम्पशन आ जाओ अब, ठीक है। मैंने आपसे कहा था बेटा अपनी अजम्पशन लेना, जो भी अजम्पशन आपको सुटेबल लगे, 3 अजम्पशन में से कोई भी एक आप ले सकते थे, इन तीनों में से कोई भी एक अजम्पशन आप ले सकते थे, अकॉर्डिंगली आंसर करिए। अगर मैं 120 पर बेचता हूं तो फेयर वैल्यू के ऊपर मैंने कुछ भी नहीं बेचा, 40 का प्रॉफिट होगा, तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करूंगा। अगर मैं 70 में बेचूं, मैंने डब्ल्यूडीवी के नीचे बेचा, 10 लाख का लॉस, इमीडिएटली ट्रांसफर टू पीएनएल। अगर मैं 130 में बेचूं तो फेयर वैल्यू के ऊपर कितना बेचा 10, तो 10 को मैं ट्रांसफर करूंगा ओवर द लीज पीरियड और 40 को मैं डालूंगा इमीडिएटली टू पीएनएल, ठीक है। अगर डब्ल्यूडीवी 80 है, फेयर वैल्यू 90 है और मैंने 76 बेचा, तो बेटा 80 76 लॉस कितने का 4 लाख, 4 लाख का लॉस इमीडिएटली पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा, बात खत्म। इसके बाद डब्ल्यूडीवी 80 है, फेयर वैल्यू भी 80 है, मैंने 20 से बेचा, 20 लाख फेयर डब्ल्यूडीवी के ऊपर, फेयर वैल्यू के ऊपर कुछ भी नहीं है, तुरंत ओवर द लीज पीरियड, ओवर द लीज पीरियड, ठीक है। क्योंकि फेयर वैल्यू भी 80 है और डब्ल्यूडीवी भी 80 है, फेयर वैल्यू के ऊपर कितना बेचा 100 पे बेचा, तो 20 लाख रुपए ओवर द लीज पीरियड जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में। डब्ल्यूडीवी 80 है, बेचा 100 में, फेयर वैल्यू के ऊपर कितना बेचा 8, 8 तो ओवर द लीज पीरियड जाएगा और 12 इमीडिएटली चला जाएगा, ठीक है। 80 लाख का डब्ल्यूडीवी है, 70 लाख का फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू के ऊपर कितना बेचा 8, तो 8 तो ओवर द लीज पीरियड जाएगा, ठीक है, और 10 लाख रुपए आपका इमीडिएटली लॉस चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है सर, ठीक है। डब्ल्यूडीवी 80 है, फेयर वैल्यू 95 है, सेल प्राइस 100 है, तो डब्ल्यूडीवी के ऊपर कितना बेचा, डब्ल्यूडीवी के ऊपर 20 बेचा और 20 का 20 आपका ट्रांसफर हो जाएगा ओवर द लीज पीरियड में, ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। लीज फाइनेंशियल लीज है, बस आपको ये बताना था, और फ्री के 7 नंबर थे यहाँ पे और डन डनाडन आपने किया होगा, ठीक है। एग्जाम क्लास के अंदर मैं बहुत इन डिटेल आपको समझाता हूँ, पहले सेल्स एंड लीजबैक का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर बताता हूँ ये क्यों ज्यादा पर बेचा, ये क्यों कम पर बेचा, इससे क्या होगा, हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के देखते थे वहां पे, तब जाके हम लोग ये करते थे, ठीक है। चलिए फिलहाल अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4A जो कि आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, ये आपका एनपीओ का क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर 4A एनपीओ। Following is the summary of recent payment account of RR Clinic for the year ended 31 मार्च 2025। तो RR Clinic का 31 मार्च 2025 को आपको रिसीटेंट पेमेंट अकाउंट दे रखा है। रिसीटेंट पेमेंट अकाउंट कुछ नहीं होता, ये मैंने आपसे पहले भी कहा रखा था बेटे, कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कैश बुक है या ये आपका एक कैश अकाउंट होता है, ठीक है। यस सर। ओपनिंग कैश का बैलेंस आपको दे रखा था 56,000 रुपए टू बैलेंस बीडी। डोनेशन इस साल आपने रिसीव किया 155 में से बेटा 50,000 रुपए जो है ना वो बिल्डिंग फंड के लिए, तो इसका मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा 1,05,000 जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा 1,05,000 जाएगा, क्योंकि 50 जो है वो कैपिटल नेचर का है, जो कि बिल्डिंग फंड के नाम है। चिंता, चिंता, यस सर, इसको हम चिंता बोलते थे। वेरी वेरी गुड। पेमेंट टू क्रेडिटर आपने कर रखा फॉर मेडिसिन सप्लाई 2,10,000। मेडिसिन सप्लाईज का मतलब यानी कि अब आरआर क्लिनिक है तो मेडिसिन तो इसका रॉ मटेरियल होगा ना, आरआर क्लिनिक है ना, क्लिनिक मतलब क्लिनिक में दवाइयां तो एज अ इन्वेंट्री काम करेंगे ना, मेरे लाल काले पीले बोलो ना, हाँ यस सर हाँ। तो ये क्या करेगा, ये इन्वेंट्री काम करेगा, इन्वेंट्री के लिए पेमेंट किया, याद रखना ये कैश पेमेंट है,
ये कैश पेमेंट है बेटा, ये कैश अमाउंट है, 210 का आपने पेमेंट किया है क्रेडिटर को। एक्चुअल में इन्वेंट्री कंज्यूम कितना हो गया ये नहीं पता, तो आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना पड़ेगा। ओ माय गॉड, यस। इसके बाद सैलरी आपने पे करी है 70,000 रुपए की। परचेज ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, ये परचेज मेडिकल इक्विपमेंट बैलेंस शीट का आइटम होती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। इसका डेप्रीसिएशन याद रखना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, इसका डेप्रीसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। मेडिकल कैंप कलेक्शन आपका रेवेन्यू है तो रेवेन्यू में डाल दो इसको, बाय इनकम जो भी दिखाओगे तुम। सब्सक्रिप्शन रिसीट आपकी इनकम है, दिखा दो। इंटरेस्ट आपकी इनकम है, दिखा दो। ऑनोरियम आपका खर्चा है, दिखा दो। टेलीफोन आपका खर्चा है, दिखा दो। मेडिकल कैंप एक्सपेंस आपका खर्चा है, दिखा दो। मिसलेनियस आपका खर्चा है, दिखा दो। वेरी वेरी गुड। फिर वो आपसे कहता है, ये आपको उसने ओपनिंग क्लोजिंग डेटा दे रखा है, उसने कहा सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस इतना था। ड्यू मतलब मिलना है, मिलना है। ओ माय गॉड, यानी एसेट है, तो सब्सक्रिप्शन जो एसेट है आपका उसका ओपनिंग बैलेंस इतना है, क्लोजिंग बैलेंस इतना है। सब्सक्रिप्शन जो लायबिलिटी है आपकी रिसीव्ड इन एडवांस, जो सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी है आपकी एनपीओ की वो इतनी इतनी है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, दवाइयों का स्टॉक, उसको आप देखो इन्वेंट्री का बोल सकते हैं। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा, यस सर बनाना पड़ेगा। ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है इन्वेंट्री का। मेडिकल इक्विपमेंट आपको दे रखा है ओपनिंग क्लोजिंग, तो यहां से आपको मेडिकल ये क्यों दे रखा है, क्योंकि डेप्रीसिएशन निकालोगे यहां से, क्योंकि डेप्रीसिएशन का रेट अलग से नहीं दे रखा है। तो ओपनिंग में जोड़ोगे नया जो आया है माइनस क्लोजिंग करोगे तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकलता है, डेप्रीसिएशन निकलता है। इंस्टीट्यूट का ही क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है, परेशान मत हो, ठीक है। बिल्डिंग आपको दे रखी है इतना, तो बीच का डिफरेंस क्या निकल जाएगा। इतने की बिल्डिंग थी, नई बिल्डिंग कुछ खरीदी है नहीं, इतनी बची, तो क्या बीच का डिफरेंस क्या है, डेप्रीसिएशन। क्रेडिटर फॉर मेडिसिन सप्लाई, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, तो क्रेडिटर के खाते से क्या निकलेगा, परचेज निकलता है जनरली, यस सर, ओके। नहीं देखो कुछ और निकल जाए। इन्वेस्टमेंट का आपको ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है, तो यहां पर कोई चेंज नहीं है। उसने आपसे कहा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आपको सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और 7 नंबर फ्री के आपके सामने रखे जाएंगे, ठीक है। क्या आपने ये किया था, यस सर हमने किया था, वेरी वेरी गुड। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, ARR क्लिनिक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन 31 मार्च 2025। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन दे रखी थी वैसे वैसे प्लॉट करेंगे। सबसे पहला जो काम मेरा था वो डोनेशन का आ रहा था। डोनेशन की इनकम कितनी मानी जाएगी, 1,05,000 मानी जाएगी, क्योंकि 50,000 तो बिल्डिंग के लिए था। फिर मेडिकल कैंप का कलेक्शन था 87,500 रुपए का। फिर सब्सक्रिप्शन ये बाद में आ रहा था 358,400, कहां से निकला, खाता बनाएंगे सब्सक्रिप्शन का खाता बनाया मैंने। सब्सक्रिप्शन एसेट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट ये था, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट ये था, ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी ये था, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी ये था, ये तो दे ही रखा था। फिर सब्सक्रिप्शन बैंक से कितना मिला, 350, ये भी गिवन था क्वेश्चन में। तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकल जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बैलेंसिंग फिगर क्या निकल जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा इधर। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको गिवन था 63,000 रुपए का इनकम में, आपने दिखा दिया, वेरी वेरी गुड। इसके बाद खर्चे में उसने कहा मेडिकल रॉ मटेरियल कंज्यूम में आपको निकालना पड़ेगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना, क्योंकि जो 2,10,000 दे रखा था बेटा वो पेमेंट दे रखा है, वो क्रेडिटर को आपने पेमेंट कर रखे, तो क्रेडिटर का खाता बनेगा कहीं ना कहीं पे, क्रेडिटर का खाता बनेगा, क्रेडिटर का नहीं बना रखा मैंने, ये बना रखा डायरेक्टली। चलो रॉ मटेरियल कंज्यूम यहाँ पे दे रखा है, ओपनिंग रॉ मटेरियल इतना था 70,000 रुपए का, क्लोजिंग रॉ मटेरियल आपको दे रखा है 1,5 का। इस साल नया कितना खरीदा आपने, 238। 238 कहां से आया, ये 238 यहां से आया, ये 238 यहां से आया, ये क्रेडिटर के खाते से निकलेगा। अगर आप क्रेडिटर का खाता बनाओ, ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है, और इतना क्रेडिटर को पेमेंट कर रखा है, तो बाकी का डिफरेंस क्या है, परचेज है। बाकी का डिफरेंस क्या है, परचेज है। इसको मैं हमेशा आपको क्लास के अंदर कैसे कराता था, मैं कहता था बेटा ये क्रेडिटर है, ये क्रेडिटर है, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा था 63,000 रुपए का, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा था 91,000 का, और इस साल आपने क्रेडिटर को बैंक से पेमेंट करी 2,10,000 रुपए की, तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकलता था सर, बाय परचेज, वो कितना निकला बेटा, 2,38,000 रुपए। ये 238 का परचेज आपका निकला, ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ आपकी मर्जी। ये 238 के परचेज को जब तुमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, इस 238 को जब तुम यहाँ पे ट्रांसफर करोगे, तो यहां से क्या निकल जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल जाएगा 2,03,000 का, 2,03,000 का रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल जाएगा। ये कहां चला जाएगा, ये तुम्हारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, ये तुम्हारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। आ रही बात समझ में, ये तुम्हारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। इसके बाद सैलरी तुम्हें दे रखा था, कोई दिक्कत नहीं, 70। ऑनोरियम तुम्हें दे रखा था खर्चा 190, टेलीफोन एक्सपेंस तुम्हें दे रखा था, मेडिकल कैंप एक्सपेंस तुम्हें दे रखा था, मिसलेनियस तुम्हें दे रखा था। डेप्रीसिएशन कैसे निकालोगे, डेप्रीसिएशन इक्विपमेंट के ऊपर, भाई ओपनिंग इक्विपमेंट इतना था, क्लोजिंग में खाता बना सकते हो, यहां पर भी खाता बन सकता है। हाँ अरे सर आप खाते में बात करिए ना सर, वेरी वेरी गुड। ये देखो अगर मैं इक्विपमेंट की बात करूं आपसे,
इक्विपमेंट का बीडी कितना था, 1,47,000 का इक्विपमेंट का बीडी था। इक्विपमेंट का सीडी कितना है, इक्विपमेंट का सीडी 2,14,200 था। आपने नया इक्विपमेंट कितने का खरीदा, टू बैंक 1,05,000 रुपए का। तो सर इतने का था, इतने का खरीदा, इतने का बचा, तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगा, बाय डेप्रीसिएशन 37,800। बात खत्म, ठीक है, 37,800। और दूसरा, आपके पास में बिल्डिंग थी, बिल्डिंग का ओपनिंग था 350, बिल्डिंग का क्लोजिंग है 315, तो बीच का डिफरेंस क्या 35 डेप्रिसिएशन। तो टोटल डेप्रिसिएशन में क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल डेप्रिसिएशन बेटा यहां पर आ जाएगा इतना, ठीक है। और यहां से आपका सरप्लस आ जाएगा 54,600 का, 54,600 का सरप्लस आएगा। ये 54,600 का सरप्लस आपका बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल फंड के अंदर, लेकिन वहां तक हमें जाना ही नहीं है। बस इतना ही क्वेश्चन था, बस यही क्वेश्चन था। नोट करो, मैं आ रहा हूं, बस 2 सेकंड दो। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4B। 4B में तो पता नहीं इंस्टीट्यूट कहना क्या चाह रहा है मुझे ना, 4B थोड़ा एम्बिगुअस क्वेश्चन लगा। 4B मुझे थोड़ा एम्बिगुअस क्वेश्चन लगा। सर एम्बिगुअस क्वेश्चन क्यों लगा, क्योंकि गलतियां तो इनसे होती ही है, इस बार भी हुई है। 4B में गलती है, गलती क्या है, चंदना एंटरप्राइज मेंटेन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम में इनके बुक्स मेंटेन होती थी, अच्छी बात है। द बैलेंस शीट 31 मार्च 2025। अब ध्यान से मेरी बात समझ लो, 31 मार्च 2025 को कह रहा है कि ये बैलेंस शीट है। अरे भाई साहब, अगर ये 31 मार्च 2025 की बैलेंस शीट है और ये 31 मार्च 2025 का इन्होंने आपको क्या दे रखा है, कैश बुक दे रखा है, ये नीचे आपसे क्या मांग रहे हैं, देखो देखो देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन 31 मार्च 2025 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। समझ पा रहे हो, कुछ समझ आ रहा है? मतलब वो कह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन 31 मार्च 2025 एंड बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2025। तो भाई ये क्या है फिर, देखो जरा ये क्या है, ये भी तो 31 मार्च 2025 है जो आपने निकाल के दिया है हमको, जो बना के दिया है आपने हमको। कुछ तो दिक्कत है बेटा। पता है यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना इसे ओपनिंग बैलेंस शीट मान के अजम्पशन लेना पड़ेगा। ओ माय गॉड, आपको इसे अज्यूम करना पड़ेगा कि ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। आपको इसे अज्यूम करना पड़ेगा कि ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको इसको अज्यूम करना पड़ेगा कि ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, और ओपनिंग बैलेंस शीट अज्यूम करके ही आपको ये सोल्यूशन करना पड़ेगा। आ रही मेरी बात समझ में? यस सर, आ रही है आपके बात समझ में। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट हम मानेंगे कैपिटल 675 की, कैपिटल 675 की, ट्रेड क्रेडिटर्स इतने के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इतने के, फर्नीचर 1.5 लाख का, स्टॉक 915 का, डेटर 312 के, प्रीपेड एक्सपेंस 3000, कैश एट बैंक है 120। ठीक है, और नीचे फिर इसने हमको देखो 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं। ओ 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, तो अगर 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रहा है स्टॉक का 975, डेटर का 343, आउटस्टैंडिंग का 55,200, इसका मतलब श्योर है बेटा, ये जो है ना ये 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट है। ये 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट है, वो गलती से मिसप्रिंट हो गया इनसे, और कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, कैश बुक 31 मार्च 25 का है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने हमसे कहा कैश बुक में आपने कहा रिसीट साइड में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश आपको दे रखा था, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश भी आपको दे रखा है। तो ओपनिंग बैलेंस 1424 दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। आपको कैश सेल से आपने इतना यानी नगद बेचा, इतना में कमाया आपने, डेटर से इतना पैसा रियलाइज हुआ, आपको क्रेडिटर को आपने इतना पेमेंट किया, सन्ड्री एक्सपेंस आपने इतने पे करे, और ड्रॉइंग्स में इतना पैसा घर ले गए। फिर उसने कहा डिस्काउंट अलाउड टू ट्रेड डेटर, डेटर्स को हम डिस्काउंट 54 का देते हैं और क्रेडिटर से 42,500 का हमको मिलता है। फिर उसने कहा एनुअल फायर इंश्योरेंस 9,000 रुपए है, जिसमें से विच इज अ पार्ट ऑफ सन्ड्री एक्सपेंस वाज पेड ऑन 1 अगस्त फॉर द रिन्यूअल ऑफ द पॉलिसी। तो 1 अगस्त को आप पे करते हैं, इसका मतलब कुछ आउटस्टैंडिंग जा रहा होगा, कुछ प्रीपेड आ रहा होगा, जो भी आपका आ रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हम तो एक्सपेंस का कंबाइन अकाउंट बनाते थे सर। मैंने कहा वेरी वेरी गुड। फर्नीचर एंड फिक्चर्स आपको दे रखा था, जिसपे डेप्रिसिएशन लगाना 15% का, जो ऊपर दे रखा था WDV के बेसिस पे, और क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा था डेटर का, स्टॉक का और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का।
बेटा जीपी रेशियो वो कह रहे हैं 10% सेल होता है, जो कि हम लोग थ्रू आउट द ईयर मेंटेन करते हैं, मतलब जो भी हम सामान बेचते हैं वो 10% प्रॉफिट पे जोड़ के बेचते हैं। हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और हमको बैलेंस शीट बनानी है 31 मार्च 2025 की, यानी कि सिंगल एंट्री का ये क्वेश्चन था जिसको आप लोग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बोलते थे। ठीक है, तो 7 मार्क्स के क्वेश्चन है, ऑल्दो 7 मार्क्स में इन्होंने गलत दिया, इसको 10 नंबर का तो कम से कम देते बच्चों को यार, लेकिन ठीक है, अब इंस्टीट्यूट है उसके सामने किसकी चलेगी। 4B पे आ जाओ। 4B पे आइए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बनाना है और बैलेंस शीट आपको बनानी है यहाँ पे 31 मार्च 25 की। पहली बात, जैसे जैसे हमेशा मैं कहता हूँ जैसे जैसे बेटा इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है हमको, हम वैसे वैसे प्लॉट करते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन ऊपर से पढ़ना चालू करता हूँ ना तो मुझे बैलेंस शीट नजर आ रही है, तो मैंने बैलेंस शीट के आइटम को इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया जो जहां जाता है। ओपनिंग कैपिटल यहाँ चली गई, ड्रॉइंग बाद में ये अभी उस समय था नहीं, फर्नीचर फिक्सचर मुझे दिखा, क्रेडिटर मुझे दिखा तो क्रेडिटर का क्लोजिंग मैं निकालूंगा, आउटस्टैंडिंग का एक्सपेंस का क्लोजिंग मुझे दे रखा था क्वेश्चन में नीचे। ठीक है, फर्नीचर एंड फिक्सचर 1.5 लाख दे रखा था, डेप्रिसिएशन 15% का था तो मैंने निकाल लिया, तो ये आ जाएगा क्लोजिंग। स्टॉक का क्लोजिंग दे रखा था, डेटर का क्लोजिंग दे रखा था, प्रीपेड इंश्योरेंस 3000 एज इट इज, और कैश इन क्योंकि 3 महीने का था ना, ठीक है, जो भी था 4 महीने का, कैश इन हैंड आपको गिवन था क्वेश्चन में 190 950। ये कहां से निकाला? कैश बुक से, तो वो कैश बुक के अंदर क्लोजिंग दे रखा होगा कैश अकाउंट का। इसके अलावा अब जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी उसका खाता बनेगा। सिंगल एंट्री का मतलब ही क्या था? हर एक आइटम में खाते बनाओ। तो क्रेडिटर का खाता बनाइए, यहां से क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस पता चलेगा। डेटर का खाता निकालो क्योंकि डेटर के खाते से आपको सेल्स यानी क्रेडिट सेल पता चलेगी, क्योंकि क्वेश्चन में आपको सिर्फ कैश सेल दे रखी है, टोटल सेल नहीं दे रखी है। तो डेटर के खाते से आपकी क्रेडिट सेल निकलेगी। ठीक है, तो मैंने क्रेडिटर का खाता बनाया। अब क्रेडिटर के खाते में ओपनिंग बैलेंस दे रखा था, क्लोजिंग नहीं दे रखा था। क्रेडिटर को पेमेंट कितना करा ये दे रखा था, क्रेडिटर से डिस्काउंट कितना मिला ये दे रखा था। तो बैलेंसिंग फिगर परचेज यहां से निकल जाएगा, लेकिन तब निकलेगा जब मेरे पास ये पता हो। मेरे पास तो क्लोजिंग ही नहीं पता, तो इसका मतलब मुझे पहले परचेज निकालनी पड़ेगी। ये परचेज में कहां से निकालूंगा? ये परचेज निकालूंगा मैं आपके ट्रेडिंग अकाउंट से। ये परचेज निकलेगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट से। ठीक है सर, डेटर के अंदर देखो, डेटर के अंदर आपको ओपनिंग दे रखा था, आपको क्लोजिंग दे रखा था, आपको ये भी दे रखा था कितना डिस्काउंट मिला डेटर से, आपको ये भी दे रखा था कितना पैसा मिला डेटर से। तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगा डेटर के खाते से? क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल यहां से निकल गई, और कैश सेल आपको कैश अकाउंट के अंदर दे रखी है। कैश सेल आपको कैश अकाउंट के अंदर दे रखी है, तो टोटल सेल निकल जाएगा बेटा। कैश सेल कैश अकाउंट के अंदर 1,10,70,000 की दे रखी थी, और क्रेडिट सेल मैंने डेटर के खाते से निकाल लिया। टोटल सेल मेरा ये बन गया। टोटल सेल मुझे पता है, और मुझे पता है ये जो टोटल सेल हुआ है ना बेटा, ये 10% के प्रॉफिट पर हुआ है। ये 110% है। जीपी रेशियो 10% है इस पे, तो जीपी निकल जाएगा। 10% ऑफ सेल हम जीपी है तो जीपी निकल जाएगा 10%। क्लोजिंग स्टॉक गिवन था, ओपनिंग स्टॉक गिवन था। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस शीट 9,15,000 रुपए, क्लोजिंग स्टॉक आपको नीचे दे रखा था इन्फॉर्मेशन पे, सेल आपको पता है आपने निकाल लिया, जीपी 10% है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगा? परचेज निकलेगा। बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगा? परचेज निकलेगा। ये परचेज कहां चला जाएगा? ये परचेज क्रेडिटर के खाते में चला जाएगा, तो क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा 829। उस 829 को बैलेंस शीट में डाल दीजिए। तो बैलेंस शीट में अगर आप देखें ये आइटम पूरा निकल गया मेरा, ये हिस्सा पूरा निकल गया। ड्राइंग्स मुझे दे रखा था 3,60,000 माइनस कर दूंगा, बस ये निकालना बाकी है, बस ये सरप्लस निकालना बाकी है, मतलब नेट प्रॉफिट निकालना बाकी है। और नेट प्रॉफिट कहां से निकलेगा? मेरे प्रॉफिट एंड लॉस से निकलेगा। तो जीपी निकला यहाँ पे 1393, जीपी 1393, 42,500 का डिस्काउंट मुझे क्रेडिटर से मिला था, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट दिया कितना था डेटर को? 54,000 रुपए। डेप्रीसिएशन 22,500, और सन्ड्री एक्सपेंस में हम कंबाइन एक्सपेंस अकाउंट बनाते थे। कंबाइन एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट के अंदर आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग कितना था? 67,500, आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग कितना था? 55,200। प्रीपेड का ओपनिंग कितना था? 3,000, प्रीपेड का क्लोजिंग कितना था? 3,000। और बैंक से कितना पेमेंट किया? 9,31,050। बैलेंसिंग फिगर 9,18,750। ये इस साल का, ये इस साल का खर्चा जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, और ये यहां चला गया, ये यहां चला गया 9,18,750, और यहां से मेरा क्या निकल जाएगा? नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। ये नेट प्रॉफिट मैं यहां पर बैलेंस शीट में ऐड कर दूंगा, ये नेट प्रॉफिट मैं यहां बैलेंस शीट में ऐड कर दूंगा, तो मेरा फाइनल कैपिटल अमाउंट 750,250 बाहर आ जाएगा, और बैलेंस शीट आपकी डन डनाडन डन टैली कर जाएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। ठीक है, तो एक आसान सा क्वेश्चन था, ऐसा नेट सिंगल एंट्री का इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था, इसीलिए इंस्टीट्यूट ने 7 मार्क्स में दिया है इसको।
पर थोड़ा सा टेक्निकल इसलिए हो जाता था बच्चे के लिए क्योंकि बच्चा एग्जाम में कंफ्यूज हो चुका, पक्का हुआ होगा कि 31 मार्च 25 को जो बैलेंस शीट मुझे बनानी है तो ऊपर क्वेश्चन में 31 मार्च 25 की बैलेंस शीट क्यों दे रखी है, ठीक है। तो उस बैलेंस शीट को आपको 31 मार्च 24 की ओपनिंग यानी 31 मार्च 25 के लिए वो आपके लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी जो कि 31 मार्च 24 वाली होगी, ठीक है। ये याद रखिएगा, बस ये थोड़ा सा दिक्कत है, मिसप्रिंट है इंस्टीट्यूट के एंड से। अब देखो क्या होता है इसके ऊपर, इंस्टीट्यूट क्या करता है मुझे नहीं पता, बट ऐसा होगा, मार्क्स मिलने चाहिए बच्चे को। क्वेश्चन 5 पार्टनरशिप का आसान सा क्वेश्चन था, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन वाला कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, और वो आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा मुझे उम्मीद है आपसे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5, अमित, भूषण और चरण 3 पार्टनर थे। अमित, भूषण और चरण 3 पार्टनर थे। 3:2:1 का रेशियो था और 1/4/24 आपको 1/4/24 को आपको बैलेंस शीट दे रखी लायबिलिटीज और एसेट्स। कैपिटल में अमित, भूषण, चरण, उसके बाद करंट अकाउंट दे रखा है भूषण का क्रेडिट साइड में और क्रेडिटर का बैलेंस दे रखा है 1,20 और करंट अकाउंट चरण का डेबिट में दे रखा है नेगेटिव 10,000, मशीन 1.5 लाख, फर्नीचर 1.5 लाख, डेटर आपको 80 का दे रखा है, प्रोविजन है 4,000 रुपए का, तो फाइनल नेट 76, स्टॉक दे रखा है 210 का, कैश दे रखा है 20,000 रुपए का, ठीक है। देव एक नया पार्टनर एडमिट हुआ 1/5 के लिए, 1/5 वो खाएगा तो बचेगा कितना, जब देव 1/5 खा लेगा तो बचेगा रिमेनिंग कितना हो जाएगा सर, रिमेनिंग 4/5। इस 4/5 को ये 3 लोग खाएंगे, कौन, अमित, भूषण और चरण, ABC। किस रेशियो में, ओल्ड पार्टनर विल शेयर इक्वल रेशियो, मतलब कि 1/3 1/3 और 1/3। तो न्यू रेशियो तो यहीं से निकल जाएगा, न्यू रेशियो तो यहीं से निकल जाएगा, 4/5 का 1/3 1/3 1/3 कर दो, 1/5 को दे दो। देव 1.5 लाख का कैपिटल लेके आएगा और गुडविल वो लेके आएगा जितना रिक्वायर्ड था, गुडविल आपको निकालने की जरूरत नहीं है, फर्म की गुडविल गिवन है। वाह, फर्म की गुडविल गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। इस गुडविल का क्या होना था, क्या हुआ, नेट इफेक्ट, यही तो करते थे। स्टेटमेंट ऑफ गुडविल एडजस्टमेंट याद है कुछ, यस सर, मैंने कहा था 11 12 भूलना पड़ेगा, वहां पे याद है कुछ, 12 भूलो बेटा। ये प्रीमियम फॉर गुडविल, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये रेशियो वो रेशियो कुछ नहीं होता, सब छोड़ दो। क्या करते थे हम लोग, स्टेटमेंट ऑफ गुडविल एडजस्टमेंट बनाते थे। क्या होना था, क्या हुआ, नेट इफेक्ट। हाँ, और इस क्वेश्चन में तो हम स्टेटमेंट ऑफ गुडविल एडजस्टमेंट भी नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनेगा, और उसी स्टेटमेंट ऑफ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में मैं जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन, गुडविल, इन सब का वहां पर एडजस्टमेंट करता हूं और वहीं से मैं क्या करता हूं, नेट इफेक्ट निकालता हूं। अरे बोलो ना, हाँ याद आया कुछ, नहीं सर याद नहीं आ रहा, इसलिए तो कहता हूं नालायकों BSR ज्वाइन करो, पता नहीं कहां चले जाते हो तुम लोग। आओ, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी वैल्यूड एज फॉलोज। मशीनरी रिवैल्यू हुई 2,16,000 रुपए पे, फर्नीचर रिवैल्यू हुआ 1/28 पे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% ऑन डेटर, तो 80,000 का 8,000 रुपए, 8,000, ठीक है 4,000 ऑलरेडी है तो 4,000 और आएगा, ठीक है। नेसेसरी एडजस्टमेंट रिगार्डिंग द गुडविल प्रॉफिट हम कर लेंगे, हमें जरूरत नहीं है, वो कह रहा है कि करंट अकाउंट से करना, ठीक है यार, करंट अकाउंट से कर लेंगे, कैपिटल अकाउंट के करंट अकाउंट डाल देंगे। हाँ, इट इज डिसाइडेड टू रिवैल्यूड फिगर एसेट लेवल इंक्लूडिंग गुडविल लायबिलिटी विल नॉट अपीयर, बस will not appear and liabilities will not appear in the balance sheet of a new firm। इनको बांट के खत्म करना है आपको, इनको बांट के खत्म करना है आपको, ठीक है, तो ठीक है, इनको बांट के खत्म कर लेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन भी बना सकते हो या स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट भी बना सकते हो, आपकी मर्जी, जो भी आपको करना है, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो it is decided that the revalued figure of asset including goodwill and liability will not appear in the balance sheet। तो भाई जो ये अमाउंट आ रहे हैं इनको बांट के खत्म करो। तो इसका मतलब जो ओल्ड था वही न्यू हो जाएगा, रिवैल्यूएशन का फर्क नहीं पड़ेगा। यही होता था कि जो ओल्ड है अमाउंट वही आइटम न्यू बैलेंस शीट में चला जाएगा और रिवैल्यूएशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर दो तरीके थे, मैंने कहा था तो स्टेटमेंट मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बना लो या जो इंस्टीट्यूट करता है वो कर लो, और मैं कहता हूँ हमेशा एडजस्टमेंट एंट्री पास करो ना, क्यों इंस्टीट्यूट का इतना लंबा चौड़ा आंसर निकाले हम, ठीक है, मार्क्स पूरे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। Yes sir। Capital account of old partner in the new firm should be proportional to the new profit and loss sharing ratio। तो जो नई कैपिटल फर्म की आएगी वो न्यू PSR में आपको बांटना पड़ेगा, टेकिंग देव्स कैपिटल एज अ बेस। तो देव की कैपिटल को बेस लेके आपको पूरे फर्म की कैपिटल निकालनी पड़ेगी और उसे बांट देना है। द एग्जिस्टिंग पार्टनर विल नॉट ब्रिंग कैश फॉर फ्यूचर कैपिटल। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो कोई भी नया कैश फ्यूचर कैपिटल के लिए लेके नहीं आएंगे। उसने फिर आपसे कहा जो भी एडजस्टमेंट आप करोगे वो करंट अकाउंट से करिएगा। प्रिपेयर करिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म आफ्टर द एडमिशन। आइए मेरे साथ साथ
ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से, सबसे पहले उसने आपसे क्या बोला कि जो आपको ऊपर इन्फॉर्मेशन दे रखे थे, अगर मैं प्लॉट करूं, प्लॉट करने के लिए कुछ नहीं है, एज इट इज बैलेंस शीट को देखते रहो, मशीनरी ऐसे एज इट इज जाएगी, रिवैल्यूड अमाउंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रिवैल्यूएशन को खत्म करना, नलीफाई करना है, ठीक है, इसीलिए मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट आएगा। मशीन जितने की उतने की आएगी, फर्नीचर इतने का आएगा, स्टॉक इतने का आएगा, डेटर में उसने आपसे कहा था डेटर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या नाम है, रिवैल्यूएशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितने का था उतने का ही आएगा। कैश, कैश और कैपिटल में फर्क पड़ सकता है, ठीक है, कैश और कैपिटल में फर्क पड़ सकता है, तो कैश 20,000 रुपए का था, 1.5 लाख रुपए वो लेके आएगा, 170 बचेगा, तो नई बैलेंस शीट में मोटा मोटा देखो, नई बैलेंस शीट एज इट इज आपकी बन जाएगी। जब भी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट होता है, आपकी कैपिटल और आपके कैश को छोड़ के, आपके कैपिटल करंट अकाउंट या कैश को छोड़ के बाकी सारी चीजें आपकी सेम रहती हैं, बाकी में कोई भी अंतर नहीं आता, बाकी जो बीच की चीजें होती हैं वो बढ़ के खत्म हो चुकी होती है, ठीक है, यस सर। अब देखो हुआ क्या, रिवैल्यूएशन हुआ तो हम अब याद रखना, इंस्टीट्यूट कुछ और करता है, मैं कुछ और करता हूं, ठीक है। इंस्टीट्यूट क्या करता है, पहले रिवैल्यूएशन बनाता है, प्रॉफिट निकालता है, फिर उसको रिवर्स करके बाद में खत्म करता है, और 99% टीचर ऐसे ही पढ़ाते हैं इंडिया में, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमारा तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हमने क्या किया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाला, देखो मशीनरी 66 से बढ़ा दिया, फर्नीचर इतने से कम हुआ, डेटर इतने से कम हुआ, डेटर कम से 4 से क्यों हो रहा है, क्योंकि नलायक को 8,000 का 10% कितना होता है, 8,000, 4,000 ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, तो 4,000 एडिशनल प्रोविजन बनेगा, ठीक है। और प्रॉफिट ट्रांसफर कैपिटल में 40,000 रुपए का। अभी 40 का प्रॉफिट हम कैपिटल में बांटते नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर कैपिटल बांट देंगे तो इसका इफेक्ट आ जाएगा बैलेंस शीट के अंदर, हम इसे क्या करते हैं, यहीं पर खत्म करते हैं, इसलिए हम लोग काम करते हैं मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यू एडजस्टमेंट, मेमोरेंडम स्टेटमेंट शोइंग द मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाते हैं, स्टेटमेंट शोइंग मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, और यहीं पे हम सारे पार्टनर्स में इसका नलीफाई करते हैं। क्या करते थे, याद है कुछ कॉन्सेप्ट, अगर याद हो, यस सर, क्या था, क्या होना था, क्या हुआ, नेट इफेक्ट, बस यही होता था हमारा, और कुछ नहीं, क्या होना था, क्या हुआ, नेट इफेक्ट, यही करेंगे, काम खत्म, ठीक है, यस सर। अब आ जाओ इधर, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना, 40,000, ये 40 बटना चाहिए था, क्रेडिट ओल्ड रेशियो, डेबिट न्यू रेशियो। अब ये सब क्या होता है, इसके लिए बेटा रेगुलर क्लास में आना पड़ेगा, ठीक है, हम इन डिटेल समझा नहीं सकते यहाँ पे। तो ओल्ड रेशियो में क्रेडिट करिए, जो होना था ये होना था, इन तीनों बटन, देव तो नया पार्टनर था, इसको तो कुछ मिलना ही नहीं था, लेकिन हुआ क्या होगा, भविष्य कैसा बेटा, इन तीनों में बढ़ चुका होगा, ओहो, डेबिट करिए, न्यू रेशियो माइनस, इसका गुडविल 60,000 के आपको दे रखे थे, गुडविल क्या होना था, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो, इनको मिलना चाहिए था, लेकिन होगा क्या, न्यू रेशियो में ये सब खा रहे होंगे साथ में, ओहो, नेट इफेक्ट, इसका क्रेडिट इतना है टोटल, इसका डेबिट इतना है, तो अभी भी इसका क्रेडिट इतने से ज्यादा है, इसका क्रेडिट इतना है, इसका डेबिट इतना, अभी भी इसका क्रेडिट इतने ज्यादा है, इसका क्रेडिट इतना, इसका डेबिट इतना, अभी भी इसका डेबिट इतने से ज्यादा है, इसका क्रेडिट 0, डेबिट इतना, इसका डेबिट इतने से ज्यादा है, यही एक एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पे पास हो जाएगी, देखो यही एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पर पास हो जाएगी, जिसका डेबिट है उसको डेबिट करे, इसका क्रेडिट उसको क्रेडिट करे, बात खत्म, बस यही करना है, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। इंस्टीट्यूट बहुत लंबा चौड़ा खींचता है इसको, इतना लंबा जाना ही नहीं, कॉन्सेप्ट से चलो बेटा, कॉन्सेप्ट से, रट्टाबाज नहीं बनना, ठीक है। न्यू रेशियो आप इजीली निकाल लोगे, 1/5 के लिए देव आया था, 4/5 बचेगा, उस 4/5 को इन तीनों ने बराबर 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 खा लिया, तो इनका रेशियो आ जाएगा 4/15, 4/15, 4/15, 1/5, डिनोमिनेटर सेम करोगे तो आपका न्यू रेशियो ये आ जाएगा, ओल्ड आपको गिवन था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। फिर उसने कहा जो कैपिटल है उसको एडजस्ट करें, जो नई फर्म की कैपिटल है उसको ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर का कैपिटल लेके आइए, तो न्यू पार्टनर 1/5 के लिए 1.5 लाख लेके आ रहा है। एक बात बताओ, मैं 1/5 रोटी खाऊंगा जिसके लिए मैं 1.5 लाख रुपए लेके आ रहा हूं, तो पूरी रोटी की वैल्यू कितनी है, एक रोटी का 1/5 टुकड़ा खाऊंगा, एक रोटी है बेटा, उस रोटी का मैं सिर्फ 1/5 टुकड़ा खाऊंगा, और उस 1/5 टुकड़ा को खाने के लिए मैं अगर 1.5 लाख लगा रहा हूं, तो पूरी रोटी की वैल्यू क्या होगी, पूरी रोटी सर 7.5 लाख रुपए की, 15×5 = 75, पूरी रोटी सर 7.5 लाख रुपए की होगी। अगर पूरी रोटी 7.5 लाख रुपए की होगी तो वो कहता है कि इस 7.5 लाख को ना तीनों पार्टनर में ऑन द बेसिस ऑफ न्यू रेशियो बांटी है, इसको ना न्यू रेशियो बांटी है। तो फुल वैल्यू ऑफ फर्म देखो, फुल वैल्यू ऑफ कैपिटल आपको दे रखी है, कैसे निकाला आपने, ऑन द बेसिस ऑफ डी के कैपिटल 7.5 लाख रुपया, तो 4 4 4 3 बांट दो इसको, तो ये बांट दिया हमने, तो इसका मतलब जो क्लोजिंग कैपिटल मेरे बच्चे, जो क्लोजिंग कैपिटल है ना सीडी, वो यहां पर पता चल गया मुझे। जब मैं कैपिटल अकाउंट में सीडी निकालूंगा 2 सीडी, वो 2 सीडी क्या होगा, वो 2 सीडी ये होगा, मेरे लाल मेरे काले मेरे पीले, वो 2 सीडी ये होगा, प्रेम से बोलो राधे राधे।
फिर मैं कैपिटल अकाउंट में चला गया, कैपिटल तो कुछ होना ही नहीं है, सारा का सारा करंट अकाउंट से होगा, करंट अकाउंट गिवन है, कैपिटल इसका मतलब फिक्स है, तो कैपिटल में चेंज सिर्फ और सिर्फ कैपिटल के अमाउंट की वजह से चेंज होगा, कैपिटल आ रही कैपिटल जा रही है, उसी की वजह से कैपिटल में चेंज होगा, बाकी किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से कैपिटल में चेंज नहीं होगा। सर वेरी वेरी गुड। अमित भूषण चरण देव, ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा था, ये बैंक से पैसा लाएगा 1.5 लाख रुपए, नई कैपिटल, देव नया पार्टनर आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस आपको पता है, क्लोजिंग कैपिटल 7.5 लाख रुपए इस रेशियो में होनी है, तो बैलेंसिंग फिगर इतना इतना पैसा ये लोग लेके आएंगे कहां से, करंट अकाउंट से, इसको ट्रांसफर कर दीजिए करंट अकाउंट में एज इट इज, देखो इसको ट्रांसफर कर दीजिए करंट अकाउंट में, डबल एंट्री बेटे, सारा खेल डबल एंट्री का, अगर डबल एंट्री नहीं आती है सुबह सुबह 2 चम्मच दिमागी खाओ और कुछ नहीं। अब देखो करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दे रखा था भूषण का 16,000, इसका नेगेटिव बैलेंस था 10,000 रुपए। फिर जो ऊपर आपने एडजस्टमेंट एंट्री पास किया, देखो अमित और भूषण बेटा क्रेडिट है, अमित और भूषण क्रेडिट है, जब अमित और भूषण क्रेडिट है तो डेबिट कौन है, तब डेबिट है चरण और देव, तो चरण देव को डेबिट करो, चरण और देव को डेबिट करो, चरण और देव को डेबिट करो, चरण और देव का डेबिट बैलेंस, तब क्रेडिट कौन है, अमित और भूषण, और जो अमित भूषण क्रेडिट है तो डेबिट कौन है, चरण देव, बात खत्म। अरे वाह सर वाह, क्या बात है, वेरी वेरी गुड। अब यहां से अपना सीडी निकालना, तो 2 सीडी आएगा या बाई सीडी आएगा, बात खत्म। तो देखो अमित का 2 सीडी आ रहा है 33, मतलब कि इसका क्रेडिट बैलेंस है, इनका बाई सीडी आ रहा है मतलब इनका डेबिट बैलेंस है, जिनका डेबिट बैलेंस है उनको यहां डाल दो एसेट साइड, जिसका क्रेडिट बैलेंस है वो चला जाएगा आपकी लायबिलिटीज यानी बैलेंस शीट साइड, लायबिलिटी साइड, और आपकी बैलेंस शीट डन डनाडन डन टैली कर जाएगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन था, और अगर आपने कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ मैं आपको फिर बता दूं, इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन देखोगे बेटा दिक्कत हो जाएगी, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का सॉल्यूशन देखोगे तुम झेल जाओगे, तुम सोचोगे क्या हो रहा है, ठीक है, हो कुछ नहीं रहा, बस करना यही है आपको, ठीक है, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, याद रखिएगा। सजेस्टेड देख लीजिएगा, जब इंस्टीट्यूट अपना इशू करेगा तो कुछ हो सकता है, उनके जो प्रोसीजर है उनका अलग तरीका हो सकता है, हमारा तरीका अलग हो सकता है, लेकिन हमारा आंसर, हमारे आइटम, हमारे ट्रांजैक्शन, हमारी सारी की सारी रिकॉग्निशन एंट्री सारी की सारी सही होंगी, सेम होंगे, ठीक है, यस सर। आइए इसके बाद एक आसान सा क्वेश्चन था ब्रांच का, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन था ब्रांच का, बहुत ही ज्यादा बच्चों वाला दे रखा था इंस्टीट्यूट, तो करना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी, वरना तुम तो छोड़ के तुमको क्या बात कर रहे हैं, हम क्या क्या पढ़ के आ रखे हैं सर, किस लेवल का हम अकाउंट्स पढ़ के आ रखे हैं, ये पूछ क्या रहे हैं, बेइज्जती है ऐसा, लेकिन क्या कर सकते हैं बेटा, नंबर भी तो चाहिए ना, हर जगह ईगो नहीं आ सकता सामने। From the following particulars of Delta Limited, prepare a पटना ब्रांच अकाउंट, आपको ब्रांच अकाउंट बनाना इन द बुक्स ऑफ मुंबई हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट बनाना, इसका मतलब सीधी सी बात है, ये हमेशा पता है, मुझे पता है, नालायक है सबके सब, डिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन डालते हैं। डिपेंडेंट ब्रांच में होता क्या था, मैं याद करो, ब्रांच अकाउंट में अपने बेटे का खाता बना रहा हूँ, बेटे को टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट बाय क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट बाय ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी, फिर मैंने बेटे को कैश फॉर एक्सपेंस भेजा, फिर बेटे को मैंने गुड्स सेंड किए, फिर बेटे ने जो कमाया मुझे रेमिटेंस कर दिया, बस यही तो होता था, इसके अलावा कुछ नहीं होता था, बात खत्म। तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक दे रखा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट, गुड सेंड टू ब्रांच, बेटे को भेजा, सेल्स करी बेटे ने, और बेटा देखो उसमें लिखा, कहीं पे लिखा था, मैंने पढ़ा था इसमें, अरे यार कहीं पे लिखा था इसने, कहीं पे तो लिखा था, हाँ अज्यूम द ब्रांच गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश बेसिस, ओह माय गॉड। तो बेटा ब्रांच के पास का कोई रिकॉर्ड होता है, द आंसर इज नो। क्या ब्रांच अपने घर पे कुछ करता है, द आंसर इज नो, क्योंकि डिपेंडेंट ब्रांच है, ब्रांच के घर पे कुछ नहीं है, सारा का सारा रिकॉर्ड कौन, पिताजी रख रहे थे। तो ब्रांच कैश में जो भी काम करता था, कैश सेल करे या कैश रियलाइज करे, जो भी कैश उसके पास आता था, क्या अपनी तिजोरी में रखता था, सर उसके पास तिजोरी होती ही नहीं थी, वो सारा का सारा पिताजी को देता था, पिताजी देखो ना मैंने ये कमा के लाया हूं, आज शाम को पिताजी को पकड़ाता था, वो याद है आपको, यस सर, इसी को हम क्या बोलते थे, रेमिटेंस बोलते थे। जब भी ब्रांच के पास में, डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर जब भी ब्रांच के पास में कैश आ रहा था, रियलाइज हो रहा था, कैश सेल हो रही थी, वो रेमिटेंस के फॉर्म में किसको दे देगा, पिताजी को दे देगा, क्योंकि उसके घर में कोई तिजोरी नहीं होती है, वो खुद का रिकॉर्ड कोई मेंटेन नहीं करता। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो ऐसे में सेल जो है वो उसने कहा कैश सेल है, तो कैश है तो इसका मतलब 1,20,000 रेमिटेंस में चला गया सीधे पिताजी के पास में, यस सर। फिर पिताजी ने बेटे को एक्सपेंस के लिए कैश भेजा होगा, सैलरी का खर्चा बेटा ले बेटा इतने खर्चे करना, तो इसके लिए कैश भेजा होगा हेड ऑफिस ने ब्रांच को, तो टू कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंस 14,000 रुपए का, गुड सेंड टू ब्रांच 90,000 रुपए का, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट 30,000 दे रखे थे, स्टॉक का खाता बनेगा सर क्यों, क्योंकि बेटा स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है,
स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है तो स्टॉक का खाता बनेगा। सर खाता बना लिया, डायरेक्ट कर लिया, डायरेक्ट भी करो, कैसे भी करोगे, मुझे तो आंसर चाहिए, इंस्टीट्यूट को आंसर चाहिए। क्लासेस के अंदर आपने मेरे साथ मस्ती कर रखी है, ऐसे निकाल लो वैसे निकालो, इंस्टीट्यूट को आंसर चाहिए। तो सीधी सी बात है सर, एक बात बताइए, 20 का मेरे पास स्टॉक पहले से था, 90 का स्टॉक मेरे पास इस बार आया, तो मेरे पास 1,20,000 का स्टॉक हो गया। सर 1,20,000 के स्टॉक को सर मैंने बेचा कॉस्ट प्लस 20%, कॉस्ट प्लस 20%, यानी कॉस्ट प्लस 1/5 ऑफ कॉस्ट, तो 1/6 ऑफ सेल। ओ माय गॉड, 1/5 ऑफ कॉस्ट तो 1/6 ऑफ सेल, मतलब 1 रुपए कमाया, जब 5 में बनाया तो बेटा बेचा कितने में होगा, 6 रुपए में बेचा होगा सर। तो 1/6 ऑफ क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। बोलो ना हाँ, यस सर। तो 1,20 में अगर मैंने बेचा है तो 1/6 में इसका करूंगा तो 20,000 का मेरा यहां पर प्रॉफिट आ रहा होगा। तो मेरी COGS क्या निकलेगा, COGS सर 1,00,000 रुपए निकलेगा। मतलब मैंने 1,00,000 का सामान बेचा, मैंने 1,00,000 रुपए का सामान बेचा। तो मेरे पास सर 30 का सामान था, मेरे पास 90 का सामान आया, तो मेरे पास 1,20 का कॉस्ट हो गया, जिसमें से मैंने 100 का COGS चला गया। तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा, मेरे पास अभी भी क्लोजिंग स्टॉक 20,00,000 का बचा, सॉरी 20,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर बचते हुए बनेगा। मेरे पास समझ आ रही है, यस सर। 20,000 का क्लोजिंग स्टॉक बचेगा तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। तो जो भी मेरा प्रॉफिट आ रहा होगा उस प्रॉफिट में उसने कहा 5% का मैनेजर कमीशन दे दीजिए बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो जो भी मेरा प्रॉफिट आ रहा होगा उसका 5% निकाल दो, वो मैनेजर कमीशन निकल जाएगा, जो नेट बचेगा वो ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। बात खत्म। प्रेम से बोलो राधे राधे। आ जाओ आ जाओ रे इधर। देखो कुछ नहीं था क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, कुछ नहीं था। ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट 30,000 रुपए, गुड सेंड टू ब्रांच 90,000 रुपए, कैश सेंड टू ब्रांच 14,000 रुपए, 10 का सैलरी 4 का ये, ठीक है। कैश सेल करे 1,20 और 1,20 को मैं कहां रखूंगा, बेटा कहां रखेगा, उसके घर में तो खाता भी नहीं होता, तिजोरी भी नहीं होती, कुछ नहीं होता। जो भी गांधी आता है, जो भी गांधी रियलाइज करता है, सारा गांधी किसको भेज देता है, पिताजी को भेज देता है। इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेमिटेंस बोलते हैं, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक कैसे निकाला, 20,000 रुपए खाता बना लो, खाता नहीं बना सकते हो तो ऐसे कर लो। 90 और 30, 1,20 का मेरे पास स्टॉक था। COGS मैंने कितने का स्टॉक बेचा, भाई मैंने 1,20 का माल बेचा जो कि 1/6 ऑफ सेल था, तो 20 का प्रॉफिट जुड़ा हुआ था, तो COGS कितना आ गया, 1,00,000। तो 1,20 का माल था, 1,00,000 का माल बेचा, तो 20,000 का माल अभी भी बचा है, तो 20,000 यहां पर बन जाएगा। खाता बना के भी कर सकते हो, मैंने नॉर्मल रेगुलर क्लास के अंदर खाता बनाकर ही आपको सिखाया है। प्रेम से बोलो, यानी स्टॉक अकाउंट एट कॉस्ट अगर याद आ रहा हो तो कुछ ऐसे हम लोग करते थे। तुम हो नालायक, तुम्हें इतना समझाना पड़ता है, मैं क्या बताऊं, इतना मैंने खुद अपने जमाने पढ़ाई करी होती मेरी रैंक आ जाती। नालायकों, जितनी मेहनत मैं तुम्हारे ऊपर करता हूं। स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस 30,000 रुपए दे रखा था, फिर मेरे पास में 90,000 का स्टॉक आया। ये स्टॉक अकाउंट हमेशा हमेशा एट कॉस्ट बनेगा, यही मैंने आपको सिखा रखा था, ठीक है। मुझे चाहिए इसका CD, मुझे चाहिए इसका सीडिंग, तो मैं क्या बोलता हूं यहाँ से बाई सेल, और बाई सेल में मैं कहता एट कॉस्ट, बेटा कॉस्ट, तो 1,20 का माल बिका जो कि 1/6 है, तो 6 का अगर प्रॉफिट में हटा दो सर 20 का प्रॉफिट, तो यह जगह 100, तो 1,00,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो 1,20,000 एक ये बचेगा 20,000 रुपए। तो बेटा हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, तो मैंने खाता बना के आपको सिखा रखा था, अगर आपको याद हो नॉर्मल क्लास के अंदर, तो ये 20 का मेरा आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो अब देखो ध्यान से, ये जोड़ो ये घटाओ, तो तुम्हारे पास बचेगा 6,000 रुपए। 6,000 रुपए तुम्हारे पास यहाँ पर बच रहा होगा। इस 6,000 का 5% निकालोगे तो 300 रुपए बेटा तुम्हारा मैनेजर कमीशन निकल जाएगा। 300 का मैनेजर कमीशन माइनस करोगे तो 6,000 माइनस 300 करोगे तो 5700 का प्रॉफिट निकल जाएगा, जो कि ट्रांसफर हो जाएगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में। यानी ये माइनस ये करोगे तो 6,000 बचेगा, उस 6 का 5% माइनस करोगे तो 5700 तुम्हारा ट्रांसफर जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, इजीली था, आपने किया होगा, अच्छे से किया होगा, फुल मार्क्स आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं इस बार आपकी रैंक आएगी, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6B, 6B 4B, 6B, अरे जल्दी आ गए 6B में यार, है ना। आ जाओ। आग लगी बेटा, आग। फायर अकर्ड इन द प्रेमाइस ऑफ मिसेस ब्राइट ऑन 25 मई 2024। 25 मई 2024 को आग लगी। आग लगी तो क्या करें भाई, लग गई तो लग गई। एज अ रिजल्ट ऑफ द फायर सेल्स वर एडवर्सली अफेक्टेड अप टू 30th सितंबर 2024। ओ माय गॉड, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो मोटा मोटा 4 महीने 5 दिन का ये क्या है, इनका डिसलोकेशन पीरियड हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसलोकेशन पीरियड। अगर पढ़ा हुआ अच्छे से, ये लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन है सर। मैंने कहा हाँ बेटा हाँ,
ठीक है, आपने लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी ले रखी थी 3,50,000 रुपए की, तो पॉलिसी का अमाउंट आपको दे रखा था 3,50,000। वेरी वेरी गुड, मैंने इसकी फोटो बना रखी है अभी। इंडेमनिटी पीरियड मैक्सिमम 5 महीने का उन्होंने आपको दे रखा, अच्छी बात है। ट्रेंड है क्वेश्चन में, क्या बात है, मजा आ गया। ट्रेंड है क्वेश्चन में 10% का अपवर्ड ट्रेंड है बेटा, 10% अपवर्ड ट्रेंड है। वेरी वेरी गुड। फर्म ने कहा एडिशनल एक्सपेंडिचर, अरे वाह, एडिशनल एक्सपेंडिचर भी है मेरा, वेरी वेरी गुड। अब तो मजा आ गया क्वेश्चन में, दम दगा दम, अब मजा आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट का जो एडिशनल एक्सपेंडिचर वाला तरीका है ना, बिल्कुल अलग है। मेरा तरीका बिल्कुल अलग है। हम लोग 18 टू जीपी रेशियो करते हैं, वो पता नहीं बीकॉम वाला तरीका अपनाते हैं, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग, पता नहीं, मुझे तो ये आता भी नहीं वो सब। ठीक है, ऑल्दो वो गलती उन्होंने सही करी थी, क्या नाम है, वर्कबुक के अंदर वो गलती उन्होंने सही करी थी, बट फिर भी उस गलती को वो लोग वही फॉलो करते हैं। ठीक है, वो गलती अच्छे से उन्होंने सही नहीं करी भी। इसके बाद उसने कहा सेविंग है आपकी स्टैंडिंग चार्जेस है 5,000 रुपए, कंबल होता नहीं, जैसे लॉस ऑफ स्टॉक बोल दो, कंबल डाल के बचा लिया। यहाँ पर ये कुछ स्टैंडिंग खर्चा के बचे, क्यों से खर्चे भाई? जब डिसलोकेशन का पीरियड है, तुम्हारी दुकान चल नहीं रही है, दुकान पे आग लग गई है, तुम चादर या दरी बिछा के बाहर सामान बेच रहे हो, तो अभी तो तुम्हारा बिजली का बिल आता था, बड़ा बड़ा शोरूम था, बिजली का बिल आता था, 10-10 एम्प्लॉय तुमने रखे थे, कॉफी वॉफी बना के अपने ग्राहकों को पिलाते थे। अब तो रहा नहीं ना, क्योंकि आग लग गई। तुम तो दरी में दाल बेच रहे हो सड़क पे आप, तो जब तक वो दुकान वापस से सेट ना हो जाए, क्या तब तक तुम्हें मशीन की जरूरत है? द आंसर इज नो। क्या तब तक वो बिजली का बिल आ रहा है? द आंसर इज नो। क्या तब तक वो 10-10 एम्प्लॉय रखे? द आंसर इज नो। तो वो जो खर्चे तो बच रहे हैं ना, आग लगने से नुकसान हो रहा है बिल्कुल, ठीक है, हम देंगे पैसा, लेकिन आग लगने की वजह से जो कंसिक्वेंस हुआ है बेटा, उसकी वजह से जो खर्चे तुम्हारे बच रहे हैं, वो तो माइनस करोगे ना, वो भी हमसे लोगे क्या? द आंसर इज नो सर, वो हमसे नहीं लेंगे। तो वो खर्चे हमको माइनस करने पड़ते थे, यही पढ़ा था। इन डिटेल पढ़ना है, बस लिंक दे रखी डिस्क्रिप्शन पे, ज्वाइन करो, आओ। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल। एक्चुअल टर्नओवर फ्रॉम 25 मई 2024 टू 30 अप्रैल 2024 1,75,000 एक्चुअल टर्नओवर दे रखा है, ये डिसलोकेशन पीरियड का टर्नओवर है। ठीक है, टर्नओवर फ्रॉम 25 में 23 यानी लास्ट ईयर का, जिसको हम लोग करस्पॉन्डिंग ईयर यानी स्टैंडर्ड टर्नओवर बोलते हैं। ओ ठीक है, नेट प्रॉफिट लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2 लाख का प्रॉफिट था लास्ट ईयर। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 1,75 के दे रखे, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 3 लाख, तो 1,25 के क्या हो जाएंगे? अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर दे रखा है 15 लाख रुपए, और एनुअल टर्नओवर यानी 25 मई जिस दिन आग लगी थी, यानी लास्ट ईयर में, लास्ट ईयर का आपको एनुअल टर्नओवर, आग लगने से ठीक पिछले 12 महीने, आग लगने से ठीक पिछले 12 महीने, इसको हम बोलते हैं एनुअल टर्नओवर, 14 लाख रुपए। ठीक है, you are required to calculate the loss of profit claim assuming the entire sale during the year interrupted period were due to additional expenditure। oh my god, वो कह रहे 1,75 जो सेल हुई है ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंडिचर हुआ है। अगर ये नहीं भी बोलता तब भी हम यही तो मानते, यस सर, अगर दे रखा तो फिर हम वही मानते, बात खत्म। मैंने बेटे हमारी फोटो बना रखी है, क्योंकि देखो हम बिना फोटो के तो आज तक हमने कुछ कर ही नहीं पाए, तुम जानते हो इतना दिमाग हमारा है ही नहीं, छोटे छोटे मोटे लोग हैं बेटा। तो ये डिसलोकेशन का पीरियड आपको यहाँ पर आग लगी थी, इस पीरियड तक आपने डिसलोकेशन पीरियड था, यहाँ पर आपका एक्चुअल टर्नओवर 1,75 था। आपने यहाँ पर एडिशनल एक्सपेंडिचर के दरी वरी बिछाने के, दरी खरीदने के, नगर निगम को घूस घूस दिया आपने, तभी आप दुकान से दरी बिछा के दाल बेच पाए, तो 30,000 रुपए का आपका एडिशनल एक्सपेंडिचर हुआ यहाँ पे। अपवर्ड ट्रेंड आपको 10% का दे रखा था। लास्ट ईयर का टर्नओवर देखो दे रखा उसने 15 लाख रुपए, और एनुअल टर्नओवर ठीक 12 महीने का आपको दे रखा 14 लाख रुपए। नेट प्रॉफिट आपको दे रखा 2 लाख रुपए। स्टैंडर्ड टर्नओवर आपको दे रखा 6 लाख रुपए। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 1,75,000 रुपए के, अनइंश्योर्ड आप निकाल लोगे, बैलेंसिंग फिगर 1,25 का। और आपने पॉलिसी कितने की ले रखी थी? पॉलिसी आपने ले रखी थी 3,50,000 की, पॉलिसी है 3,50,000 की, और सेविंग आपने करी खर्चों में 5,000 की। ठीक है, सबसे पहले जैसे आप मर्जी शॉर्ट सेल कैसे निकलता? स्टैंडर्ड टर्नओवर, अगर आग ना लगती तो इस करस्पॉन्डिंग पीरियड में भी हम कितना कमाते? 6 लाख कमाते हैं सर। 6 लाख तो पिछले साल बेचा था ना, इस साल तो अपवर्ड ट्रेंड है ना, इन्फ्लेशन भी तो है, ओ तो ट्रेंड एडजस्ट करते तो सर इस साल हम 660 कमाते हैं। अगर आग ना लगती तो हम 660 कमाते हैं, क्योंकि आग लगी तो हम 1,75 कमा पाए, तो कितना कम कमा पाए? 4,85 हमने कम कमाया। जो 4,85 हमने कम कमाया वो क्या बन जाएगा? वो शॉर्ट सेल बन जाएगा। जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडर्ड। जीपी रेशियो कैसे, इसका लॉजिक क्या था नहीं बताऊंगा, क्लास यहाँ पर नहीं बताऊंगा, क्लास के अंदर इन डिटेल गला फाड़ फाड़ के समझाता हूं मैं कि ये फॉर्मूला कैसे बने। फॉर्मूला नहीं है, अगर तुम्हें इसमें फॉर्मूला नजर आ रहा है बेटा तुम हो महानालायक। ठीक है, अगर तुम्हें ये फॉर्मूला नजर आ रहा है तुम हो महानालायक। ठीक है, सुबह सुबह मंदिर जाना शुरू कर दो। तो नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडर्ड डिवाइड बाय टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर, तो यहां से आपका जीपी रेशियो निकला 20%। ठीक है, तो 7 नंबर का क्वेश्चन है, 7 स्टेप होंगे, एक एक नंबर आपको हर स्टेप का मिल जाएगा। लॉस ऑफ प्रॉफिट यहां पे आपको निकल जाएगा शॉर्ट, कितने कम बेचा, अगर इतना कम बेचा इस रेट से प्रॉफिट कमाते, अगर कम ना बेचा होता तो इतने का लॉस मेरा होगा 1,250 का। एडिशनल एक्सपेंडिचर क्लेम, जो इन तीनों में सबसे कम होगा वो एडिशनल एक्सपेंडिचर क्लेम माना था, लोअर ऑफ द थ्री में एक्चुअल और
रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉर्डेड इनटू जीपी रेशियो और एडिशनल एक्सपेंडिचर का प्रोपोर्शनेट हम लेते थे। एडिशनल एक्सपेंडिचर का प्रोपोर्शनेट हम लेते हैं और यहां पर ना मेरा और इंस्टीट्यूट का ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग हो जाता है। इस वाले पॉइंट पे मेरा और इंस्टीट्यूट का ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग हो जाता है। एक्चुअल 30,000 है तो एक्चुअल 30 में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एडिशनल टर्नओवर, रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉर्डेड ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंडिचर, इसी को हम बोलते हैं एडिशनल सेल ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंडिचर। और उसने ऊपर नोट, अगर वो नहीं भी लिखता तो भी हम यही मानते हैं, बट उसने लिख भी दिया कि जो भी एक्चुअल टर्नओवर आपका आया है डिसलोकेशन पीरियड में, ये सारा का सारा एडिशनल एक्सपेंडिचर की वजह से आ रखा है, तो अच्छी बात है। तो रिडक्शन इन टर्नओवर अगर नहीं दे रखा है आपको अलग से कि रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड, मतलब कि एडिशनल सेल ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंडिचर कितना है, तो हम टोटल एक्चुअल सेल को ही क्या मान लेते हैं, रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड मान लेते हैं। सॉरी, 175 इंटू जीपी रेशियो 2 25% तो आएगा 43,750 और एडिशनल एक्सपेंडिचर का प्रोपोर्शनेट लेते हैं हम 80 इंटू जीपी रेशियो डिवाइड बाय 80 इंटू जीपी रेशियो प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, क्योंकि हमने तो जो खर्चा कर रखा होगा, हमने जो पॉलिसी ले रखी होगी वो तो सारे के लिए ले रखी होगी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी हमें अनइंश्योर्ड वाले पार्ट का कभी भी पॉलिसी का क्लेम नहीं देती है, इसलिए हम 80 इंटू जीपी रेशियो का ही लेंगे। कितना आएगा, इसका लॉजिक क्लास के अंदर पूरा लॉजिक आपको समझा रखा है, प्रॉपर फोटो बना के समझा रखा है। ये मैं सॉल्यूशन देने आया हूं बेटा, मैं यहाँ पे लॉजिक समझाने नहीं आया हूं, ना तो ये रिवीजन क्लास है ना तो ये रेगुलर क्लास है, ये सिर्फ एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है। तो प्रोपोर्शनेट कितना आ रहा है, यहां से जब मैं प्रोपोर्शनेट करता हूं 80 इंटू जीपी रेशियो करके तो ये आएगा 22,667। अगर मैं देखूं तीनों में सबसे लोअर क्या है, तीनों में सबसे लोअर सर 22,667 है, तो ये आएगा 22,667 यहाँ पे लोअर, यही आपका स्टेप 3 में एडिशनल एक्सपेंडिचर क्लेम बन जाएगा। एटी कैसे निकला आपका, 80 कितना, एनुअल टर्नओवर 14 लाख था, इस पे 10% का अपवर्ड ट्रेंड था, तो A80 बन जाएगा आपका 15,40,000। टोटल लॉस क्या हो जाएगा आपका, लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस एडिशनल एक्सपेंडिचर माइनस आपने सेविंग इन एक्सपेंडिचर का रखा था इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, तो 1,38,897 का आपका एक्चुअल में टोटल लॉस हो जाएगा। अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे निकालोगे, इतने की पॉलिसी ले रखी थी डिवाइड बाय 80 इंटू जीपी रेशियो, इतने की पॉलिसी ले रखी थी इतने के लिए, तो इतने का लॉस हुआ तो इतने का कितना, तो 1,26,270 रुपए, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर क्लेम अमाउंट, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा बेटा क्लेम अमाउंट। ओके सर, कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेम से बोलो राधे राधे, 2 घुट पानी के पियो, फिर हम आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा प्रश्न था, बहुत ही आसान सा प्रश्न था। ये 7 नंबर का है मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद है, हाँ ये 7 नंबर का क्वेश्चन था, बट इसमें 7 नंबर से कुछ था नहीं। पहले तो आपको ना उसने कॉस्ट ऑफ पीपी मांगा है, तो भाई कॉस्ट ऑफ पीपी में क्या था, जो भी आपकी परचेज प्राइस ऑफ पीपी था प्लस इंसिडेंटल खर्चे प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे वो रिकॉग्नाइज होते थे इनिशियली, उनको सबको जोड़ दो, बात खत्म, कॉस्ट ऑफ पीपी निकल गया। ठीक है, और कंडीशन क्या होती थी, एक तो आपके पीपी की क्राइटेरिया मेट आउट होनी चाहिए थी और वो रिलायबल होने चाहिए थे। दूसरा उसने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि वो एक रेस्टोरेंट चला रहा था, जिसमें मेन चेन में रेस्टोरेंट चला रहा था, वहां पर उसने रीमॉडलिंग और रिनोवेशन का खर्चा किया था और कुछ उसने सैलरी का खर्चा किया था, स्टाफ सैलरी। आपको पता है स्टाफ सैलरी आपका रेवेन्यू नेचर का खर्चा होता है, जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है, इसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। लेकिन जो रीमॉडलिंग और रिकंस्ट्रक्शन का कॉस्ट होती है, ये आपकी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होती है, जिसको हम कैपिटलाइज करते हैं AS 10 के अंदर। तो यहां पर उसने 2 क्वेश्चन आपसे पूछे कि बताओ क्या करें इसका ट्रीटमेंट, तो सीधी सी बात है भाई साहब, पहला आप AS 10 का क्वेश्चन लॉ लिखेंगे। AS 10 क्या बोलता है कि कोई भी खर्चा जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल इंसिडेंटल टू कॉस्ट ऑफ पीपी होता है, जो कि रिलायबल इन नेचर होता है और जिसकी कॉस्ट आप रिलायबली मेजर कर सकते हैं, जो आपका क्या नाम है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट कर रहा है, प्लस यानी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट उससे मिलने वाले हैं और कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड, ये 2 कंडीशन अगर आपके सेटिस्फाई होती है तो उसको आप रिकॉग्नाइज करेंगे टू द कॉस्ट ऑफ पीपीई, अदरवाइज आप उसको ट्रांसफर कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन कुछ खर्चे ब्लैक लिस्टेड थे, स्टाफ सैलरी हो गया, ये क्या नाम पूजा के खर्चे हो गए, ट्रायल रन के खर्चे आपके हो गए, या क्या नाम है ऑपरेटिंग लॉस हो गया, ये सब खर्चे आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे। तो ऐसे ही यहाँ पर जो स्टाफ सैलरी का खर्चा है या स्टाफ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग वाले खर्चे थे, इनको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो 7.5 लाख आपका चुपचाप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा और 30 लाख रुपए आपका रिकॉग्नाइज हो जाएगा, यानी कैपिटलाइज हो जाएगा टू द कॉस्ट ऑफ पीपी। तो जो सेकंड पार्ट था इसके तो फ्री नंबर थे, अगर 3.5 नंबर का स्टेप रहा होगा तो 3.5 नंबर तो फ्री में है।
ऊपर का जो 3.5 नंबर है वो कुछ नहीं है, उस आपने परचेज प्राइस दे रखी है, उसमें कुछ इंसिडेंटल साइड प्रिपरेशन का खर्चा जोड़ेंगे, उसका 45,000 रुपए पर महीने, जिसमें आपको 3 महीने मेरे ख्याल से लगे थे, है ना, 3 महीने लगे थे ना, यहाँ पे लिखा था 3 महीने का टाइम लगा था आपको उसको बनाने में। तो 45,000 पर महीने की सैलरी आपने दे रखी थी कंसल्टेंट को, तो 3 महीने का जोड़ दो, 45,000 इंटू 3, 45,000 इंटू 3, इसको जोड़ दो, 50,000 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जुड़ जाएगा, इंसिडेंटल है, आर्किटेक्ट अपॉइंट हुआ, उसकी फीस इंसिडेंटल है, जोड़ दो, AS 10 के हिसाब से निकाल लो। ओ भाई साहब, ऐसे प्रश्न आने लग जाए ना, कसम से मजा आ जाए। ये हमारे जमाने में पता नहीं आते क्यों नहीं थे ये सब। आओ, AS 10 कॉस्ट ऑफ पीपी, परचेज प्राइस आपको दे रखी है, साइड प्रिपरेशन जुड़ जाएगा, आर्किटेक्ट की सैलरी जुड़ जाएगी, याद रखना आर्किटेक्ट की सैलरी 3 महीने की जुड़ेगी, 45,000 इंटू 3 करना, याद रखना, गलती से 45 लिख के मत जाना। इनिशियल डिलीवरी खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, प्रोफेशनल फीस 30,000 रुपए जोड़ दो, 1,61,55,000 आ जाएगा। बात खत्म, पार्ट ए खत्म, पार्ट ए खत्म। अच्छा, 2 पार्ट में था ना क्वेश्चन, मैंने गलती कर दी, लोगों, पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 का आंसर यहां से हो जाएगा। पार्ट 2 का आंसर देखो, AS 10 क्या बोलता है, कोई भी खर्चा जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होता है, जो कि एसेट को उसके काम के लायक बनाने के लिए जरूरी होता है, उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं हमेशा के हमेशा, ठीक है। Therefore, remodeling and construction cost should be capitalized, 30 लाख को हम कैपिटलाइज कर देंगे और स्टाफ सैलरी को हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। फुल मार्क्स मिलेंगे, 1 नंबर में नहीं कटेगा अगर आपने ऐसे कर रखा है, बाकी कर रखा तो बेटा मंदिर जाओ। क्वेश्चन नंबर 7B, अरे 7B तो मैं 7B के ऊपर क्या बोलूं भैया, 7B के ऊपर मैं क्या ही बोलूं, मैं इस पर क्या चर्चा करूं। ये क्वेश्चन भी हमारे स्टडी मैट का ही है, कोचिंग का स्टडी मैट का है, और ICMAI के स्टडी मैट में क्वेश्चन नहीं है, मैं पहले आपको बता दूं। मैं जब कराता हूं ना, जब मेरे बच्चे जो करके जाते हैं ये सब, तो जो इधर उधर के बच्चे आते हैं ना ब्रेन वॉश करने के लिए, अरे तुम्हारे सर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा देते हैं, या कुछ बोलते हैं कि अरे नहीं ये तो स्टडी मटेरियल में है नहीं, तुम्हारे सर तो कुछ और ही दूसरे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन करा रहे हैं, एक्स्ट्रा करा रहे हैं, ये किसी काम के नहीं है, ठीक है। तो बेटा इस पेपर में मजा आ गया होगा, इस पेपर में उसने सेल्स एंड लीज बैक पूछ के और AS 16 का क्वेश्चन विज़ जिसको हम बोलते हैं AS 11, ये पूछ के दिखा दिया उसने। बेटा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मत पढ़ो, कंसेप्चुअली पढ़ो। मैं हमेशा बोलता हूं जब AS हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जितना पोर्शन हमारे सिलेबस में है ना, वो पोर्शन पढ़ के जाइए। उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 का जो फॉरेन एक्सचेंज की बोरोइंग थी उसके बारे में जब कॉन्सेप्ट डाला है, भले वो 4 लाइन के नोट्स लिख के उसने छोड़ दिए हों, तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में नहीं है तो एग्जाम में नहीं आएगा। आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, इसीलिए कहता हूं बीकॉम वालों से पढ़ना बंद करो, प्रोफेशनल से जाके पढ़ाई करो, ठीक है, वरना दिक्कत होगी आपको। तो AS 16 का जो फ्री का क्वेश्चन था 7 नंबर का, फ्री का देखिए कुछ नहीं था क्वेश्चन में जरा सा भी दम नहीं है, बट आप बोलोगे अरे ये पता नहीं कहां से आ गया, क्या आ गया। इसीलिए कहता हूं बेटा, जो नीचे खाली वीडियो मत देखो, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दे रखी है, उन लिंक का यूज करो। आइए, राज एंड कंपनी हैज टेकन अ लोन फ्रॉम US $20,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, 6% का भाव से वो ब्याज देगा US में, और जिस दिन लोन लिया था बेटा उस दिन रेट था 48 रुपए पर डॉलर, और क्लोजिंग में रेट चल रहा था 50 रुपए पर डॉलर। और अगर यही लोन वो US से ना लेके इंडिया में लेता, यही लोन वो US से ना लेके इंडिया में लेता, तो इंडिया में उसको ब्याज देना पड़ता है 11% पर एनम। यहां पर हम क्या पढ़ते थे, बोरिंग कॉस्ट क्या होती है। सर मैं कहता बेटा देखो, जितना वो पे कर रहा है ना, टू द एक्सटेंट जितना वो US में पे कर रहा है इक्विवेलेंट रुपए, तो उसका बोरिंग कॉस्ट हमेशा हमेशा उतना होगा ही होगा, क्योंकि वो पे कर रहा है उतना। लेकिन अगर वो सिमिलर बोरिंग इंडिया में करता तो भी कुछ ब्याज आता, मैंने कहा हाँ सर तो भी ब्याज आता। लेकिन क्या इंडिया का जो ब्याज है उसका जो डिफरेंस है क्या वो भी सर कैपिटलाइज कर दें? द आंसर इज नो। हम उसको कैपिटलाइज टू द एक्सटेंट एक्सचेंज लॉस करते थे, जो कि आपका रेट की वजह से आता था। अगर आपको याद हो, जब हम क्वेश्चन करते थे मैं आपको कुछ बिल्डिंग बना के दिखाता, याद आपको ऐसे करके मैं कुछ बिल्डिंग ऐसे बना के दिखाता था, और मैं कहता बेटा देखो यहां तक का ना ये इंडिया का लोन है, ये फॉरेन का लोन है, इसके ऊपर ये एक्सचेंज डिफरेंस है, यहां तक तो बेटा ना, यहां तक तो कैपिटलाइज करेंगे, इसके ऊपर का प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे एक्सचेंज डिफरेंस के नाम से। कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बेटा फिर से, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में कुछ भी था नहीं, अगर देखें कुछ नहीं था इसमें। देखो लोन आपने $20,000 का ले रखा था, इंडियन रुपीस में इसको मैं कन्वर्ट करता जिस दिन लोन लिया उस दिन, तो इंडिया में 9,60,000 रुपए का लोन आता।
क्योंकि मैंने यूएस से ले रखा तो मैं यूएस में ब्याज पे करूंगा 6% के हिसाब से $1200 और पे करूंगा जिस दिन उस दिन रेट था ₹50 क्लोजिंग पे, तो ₹60,000 मेरा यूएस में जा रहा है ब्याज के नाम से। अगर यही लोन मैं इंडिया में लेता ₹9,60,000 का, तो 11% का ब्याज मुझे देना पड़ता, तो मेरा ब्याज जाता है ₹1,05,600। तो मैं एक्सेस ब्याज कितना दे रहा हूं इंडिया में? 45,600। क्या 45,600 कैपिटलाइज इस एक्सटेंट तक होगा? द आंसर इज नो। सर कैपिटलाइज कितना होगा? 60,000 तो जा ही रहा है। 1,00,000 अगर मैं इंडिया में लोन लेता तो 1,5 तो देते, तो भारत सरकार मुझे 1,5 तक कैपिटलाइज करने देती कि नहीं करने देती? बिल्कुल करने देती। अगर मैं इंडिया में लोन लेता तो 1,05,600 तक का ब्याज जा रहा है, तो भारत सरकार यानी AS 16 मुझे 1,05,600 रुपए तक कैपिटलाइज करने देता कि नहीं करने देता? करने देता, बिल्कुल करने देता। सर अगर आप इंडिया में लोन लेते तो आप 1,05,600 तक कैपिटलाइज करते, क्योंकि आपने फॉरेन से लोन ले रखा है तो आप ब्याज ही 60,000 पे कर रहे हो, तो 60,000 तो कैपिटलाइज होगा नो डाउट, लेकिन इसके ऊपर भी कुछ कैपिटलाइज होगा। क्यों? क्योंकि जब फॉरेन से देखो, अगर मैं इंडिया में लोन लेता तो सिर्फ ब्याज जाता, अगर मैं इंडिया में लोन लेता तो सिर्फ ब्याज जाता, क्योंकि मैंने फॉरेन से लोन लिया है, ब्याज तो जाएगा ही जाएगा, एक्सचेंज डिफरेंस भी तो जाएगा। सर एक्सचेंज डिफरेंस भी तो जाएगा। द आंसर इज यस। तो ऐसे केस में AS 11 की एंट्री, जैसे एक्सचेंज डिफरेंस आया AS 11 कूद के आया, एक्सचेंज डिफरेंस आया AS 11 ने एंट्री मारी, AS 11 कहता है सुनो 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 मैं बताऊंगा। और AS 11 क्या कहता है? AS 11 कहता है टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस, जो भी आपका एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है, जैसे कि जिस दिन लोन लिया था उस दिन रेट था 48 रुपए, जिस दिन क्लोजिंग पे आपका जो लोन है आज बैलेंस शीट में वो है 50 के भाव से, ₹2 का एक्सचेंज डिफरेंस है, यानी कि 20,000 का लोन था, सॉरी $20,000 का लोन था, तो आज एक्सचेंज डिफरेंस ₹40,000 है, आज एक्सचेंज डिफरेंस ₹40,000 है। तो अगर मैं देखूं ध्यान से, मेरा नुकसान कितना हो रहा है? देखो मेरा 60,000 का तो ये ब्याज जा रहा है और 40,000 का मेरा एक्सचेंज डिफरेंस जा रहा है। अगर मैं ध्यान से बात करूं तो यूएस के चक्कर में मेरा कितना जा रहा है? यूएस के चक्कर में मेरा 60,000 प्लस 40,000 जा रहा है, 60,000 ब्याज जा रहा है, 40 एक्सचेंज डिफरेंस जा रहा है, तो यूएस के लोन के चक्कर में 1,00,000 जा रहा है। यूएस के लोन के चक्कर में मेरी जेब से 1,00,000 जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में। आ रही मेरी बात समझ में? यस सर आ रही मेरी बात समझ में। अब देखो होता क्या है ना, अगर आप इंडिया से लोन लेते आपका 1,05,600 का ब्याज जाता, तो इंडियन गवर्नमेंट यानी AS 16 आपको 1,05,600 पूरा का पूरा कैपिटलाइज करने को देता। आप फॉरेन से लोन लेके बैठे हो तो भी आप 1,05,600 के एक्सटेंट तक आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका खर्चा ही पैदा कितना हो रहा है? आपका यूएस की लोन की वजह से हुई पैदा कितना रहा है? ब्याज प्लस एक्सटेंड 1,00,000, तो आप मैक्सिमम कैपिटलाइज कितना कर पाओगे? 1,00,000 कर पाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर आ रही है। अगर मान लीजिए सर ये 1,00,000 ना आके 1,05,000 आता, क्या मैं 1,5 पूरा कैपिटलाइज कर देते? द आंसर इज यस, आप 1,5 कैपिटलाइज कर देते। लेकिन सर अगर 1,5 ना आके 1,10 आता, तो क्या मैं 1,10 कैपिटलाइज करता? द आंसर इज नो, क्योंकि इन दैट केस आप मैक्सिमम टू द एक्सटेंट उतना ही कैपिटलाइज कर पाओगे जितना इंटरेस्ट आप पे करते इक्विवेलेंट इन इंडियन करेंसी फ्रॉम लोन और जनरेटेड फ्रॉम इंडिया। अगर इंडिया से लोन लेते उस पर ब्याज कितना जाएगा, टू दैट मैक्सिमम एक्सटेंट आप कैपिटलाइज कर सकते हो। मेरा एक्सचेंज डिफरेंस प्लस मेरा विदेशी ब्याज प्लस विदेशी एक्सचेंज डिफरेंस, ये आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैपिटलाइज उतने तक ही होगा जितना आपका इंडियन लोन पर ब्याज जा सकता था। आ रही बात समझ में? अब क्योंकि यहां पर आपका एक्सचेंज डिफरेंस और विदेशी ब्याज जो है ये मेरे इंडियन इंटरेस्ट से कम है, तो जब कम है तो बेटा कम ही तो कैपिटलाइज करोगे, इसके ऊपर थोड़ी दे देंगे। आ रही बात समझ में? अरे बोलो ना हाँ। यस सर इन डिटेल चर्चा करनी है। AS 16 का पूरा रिवीजन लेक्चर पढ़ा है मेरा यूट्यूब पे, जाइए और मस्त तरीके से देखिए और उसके मजे उठाइए। ठीक है, तो ऐसे केस में बोरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 1,00,000 रुपए बोरिंग कॉस्ट हो जाएगी, और जो रिमेनिंग 5600 बचेगा सर वो कहां चला जाएगा? वो रिमेनिंग 5600 प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे एज एन एक्सचेंज डिफरेंस। वैसे उसकी चर्चा यहाँ पर होनी नहीं चाहिए, वो यहाँ पर आएगा ही नहीं, छोड़ दो उसको। ठीक है, यस सर। आ जाओ इसके बाद 7B की बात करते हैं। 7B बहुत ही आसान था। 7B में क्या था, मैं आपको 7B यहीं पर समझा दूं। आपने लोन ले रखा है 500 लाख रुपए का और उस पर आपने साल भर में ब्याज दे रखा है 65 लाख रुपए का। ये भी AS 16 का ही क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार्टिंग का। तो AS 16 में उसने पीछे फॉरेन एक्सचेंज वाले भी पूछ लिया, AS 16 में उसने बेसिक भी पूछ लिया। मजा आ गया मुझे क्वेश्चन देख के, मुझे मजा आ गया भाई साहब, क्योंकि मैंने मेहनत करी पढ़ाने बच्चों को, मेरे बच्चों ने मेहनत करी है। दुनिया हिंदुस्तान का 90% CMA का बच्चा AS छोड़ के जा रहा है और मैं अपने बच्चे को AS में ही 15 क्लास 15 से 16 क्लास पढ़ा के भेज रहा हूं, तो मेरे बच्चे की मेहनत सफल होनी चाहिए ना।
ठीक है। तो मुझे बच्चा मजा आया, और जो एग्जाम पेपर जिस दिन खत्म हुआ था आपका, बच्चा आते ही मुझे पहले मैसेज करता है, सर एएस में मजा आ गया, सारे क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल कहते हैं सर मजा आ गया देख के। वो मजा जब बच्चे को आ रहा है तो मजा तो आना चाहिए भाई, बच्चे ने मेहनत करी है। तो मजा कैसे आया? लोन अमाउंट 500 लाख का था, ब्याज 65 लाख का था, तो मैंने 65 लाख का ब्याज दे रखा था 500 के ऊपर, मैंने 65 लाख का ब्याज दे रखा 500 के ऊपर, मैंने 65 लाख का ब्याज दे रखा है 500 के ऊपर। ओह माय गॉड। अब जो ये 500 है ना, मैंने अलग अलग जगह पे यूज किया, जैसे 320 मैंने मशीनरी पे यूज किया है, 50 मैंने एडिशनल एसेट खरीदने के लिए एडवांस दे रखा था, और बाकी मैंने वर्किंग कैपिटल दे रखा था। आपने पढ़ा एएस 16 के अंदर, एएस 16 कहता है अगर क्वालिफाइंग एसेट है, अगर आपने जो लोन ले रखा है वो लोन आप यूटिलाइज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, इन दैट केस जो भी आपका इंटरेस्ट टू द प्रोपोर्शनेट टू क्वालिफाइंग एसेट जाता है, दैट इंटरेस्ट शैल बी कैपिटलाइज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। अदरवाइज अगर इसके अलावा है तो फिर उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे, एज एन एक्सपेंडिचर उसको ट्रीट करेंगे। तो क्योंकि क्वालिफाइंग एसेट का मतलब क्या होता है, जहां पर कहते हैं सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम रहती है टू गेट रेडी, और हम कहते हैं अगर सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम हमको नहीं पता होता है तो हम वहां पर कहते हैं 12 महीने मान लेते हैं, ये हमारी नॉर्मल अजम्पशन वहां पे थी। ठीक है, यस सर। तो प्लांट एंड मशीनरी को हम सब्सटैंशियल एसेट मानते हुए चल के कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हो रहा था, तो सब्सटैंशियल एसेट है, यानी क्वालिफाइंग एसेट था, ये इसको हम क्वालिफाइंग एसेट मानते हैं। वर्किंग कैपिटल आपका क्वालिफाइंग एसेट नहीं होता है। यहां पर जो एडिशनल एसेट है ना, इसका एडवांस है। अब यहां पर हमने आपसे कहा अजम्पशन ले लो बेटा, आप एडवांस टू सप्लायर क्वालिफाइंग ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ अगर वो क्वालिफाइंग एसेट के लिए है तो फिर क्वालिफाइंग मान लो उसको। तो आपका इंस्टीट्यूट भी हो सकता है बहुत जगह मानता है, बहुत जगह नहीं मानता, आपके अजम्पशन है, मैंने इसमें मान रखा है कि क्वालिफाइंग के लिए है। तो ऐसे में देखो 65 लाख का ब्याज दिया 500 के ऊपर, 65 लाख का ब्याज दिया 500 के ऊपर, 65 लाख का ब्याज दिया 500 के ऊपर, तो 320 का इतना बनता है, 50 का इतना बनता है, 130 का इतना बनता है, ये कैपिटलाइज हो जाएगा और ये प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा। देखो ये कैपिटलाइज हो जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर, बस कुछ नहीं था, इसी के नंबर 3.5 नंबर, मौज करो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 8 तो बहुत ही ज्यादा आसान था यार, मैं क्या बोलूं, इसमें तो कुछ होना नहीं चाहिए था, दिक्कत ही नहीं चाहिए। इसमें देखो क्या था, हाँ साथ साथ हो ना, ओके। HIL लिमिटेड वाज मेकिंग प्रोविजन फॉर नॉन मूविंग स्टॉक, एक नॉन मूविंग स्टॉक था, मतलब एबनॉर्मल स्टॉक था, जिसके लिए ऑन नो इश्यू हैविंग occurred for the last 12 months up to 31 March 2024, the company now wants to make a provision based on technical evaluation 31 मार्च 2025। टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक 120 था, प्रोविजन रिक्वायर्ड फॉर टेक्निकल इवैल्यूएशन 3 लाख था, और प्रोविजन रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन 12 मंथ 4 लाख था। तो एक बात बताओ, टेक्निकल इवैल्यूएशन के हिसाब से मतलब कि एज पर जो एक्चुअली या जो भी आपने वैल्यूअर बिठा रखे वगैरह 3 लाख का बनता है, लेकिन आपकी जो अजम्पशन है, जो आपके हालात जो आप देख रहे हैं पिछले 12 महीने से, आप कह रहे हैं कि 4 लाख का प्रोविजन बनना चाहिए। तो वो कह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस द फॉलोइंग in the light of accounting standard 1, does the amount change in accounting policy? The answer is no, क्योंकि कोई इतना सब्सटेंशियल पीरियड है ही नहीं भाई, पहले भी प्रोविजन बना रहे थे, अब भी प्रोविजन बना रहे हैं, तो क्या पॉलिसी चेंज हो रही है? द आंसर इज नो, पॉलिसी चेंज हो ही नहीं रही है। पहले हम कह रहे थे प्रोविजन, मेरा वैल्यूअर कह रहा है प्रोविजन 3 लाख का होना चाहिए, मैं कह रहा हूं प्रोविजन 4 लाख का होना चाहिए, प्रोविजन तो बना रहे हैं ना, तो पॉलिसी चेंज नहीं हो रही है। कहते कंपनी चेंज द मेथड ऑफ अकाउंटिंग, बिल्कुल कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रखिएगा मेथड चेंज करने के लिए आप जो बेसिक कंडीशन थी हमारी कि प्रूडेंट होना चाहिए, प्रूडेंस के बेसिस पे आप करोगे, मटेरियलिटी का आप फॉलो करोगे, और क्या बोलते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म, जो आपके क्राइटेरिया था उन क्राइटेरिया को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। तो आंसर कैसे लिखोगे एग्जाम में इसका, मैंने कुछ नहीं, मैंने तो शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया आपको, बाकी आपने एग्जाम में क्या करेगा प्रभु जाने। तो डज नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, एस्टिमेट अमाउंट मे बी चेंज इन द प्रूडेंट बेसिस, चेंज फ्रॉम 4 लाख टू 3 लाख नॉट मटेरियल, डिस्क्लोजर इन फुटनोट शुड बी गिवन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड नेट एसेट इज लोअर बाय 1 लाख रुपए, क्योंकि आप जब प्रोविजन 1 लाख से कम हो रहा है तो सीधे से प्रोविजन 1 लाख से बढ़ रहा है ना आपका एस्टिमेट के बेसिस पे, तो नेट प्रॉफिट 1 लाख से कम हो जाएगा और एसेट की वैल्यू 1 लाख से कम हो जाएगी बैलेंस शीट पे, तो उसका आपको फुटनोट देना पड़ेगा। ठीक है, एएस उनका क्वेश्चन था, यही एएस उनका कहता भी था। ठीक है, जब भी आप मेथड चेंज करते हैं या पॉलिसी चेंज करते हैं, इफेक्ट क्या हुआ, चेंज क्या हुआ, कितने अमाउंट से चेंज हुआ और उसका इंपैक्ट क्या आया आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये आपको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन 8B, ये मेरे ख्याल से पार्टनरशिप का था क्या, नहीं 8B तो एक एसेट का था, एक एसेट आपके पास में थी जिसका बुक वैल्यू था 20,000 रुपए, आपने इसको बेचा 7,600 में, इन पार्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ न्यू मशीनरी 16,800, और आपने उसको ना परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया। ओ माय गॉड, तो आपने 9,200 का बेटा परचेज अकाउंट डेबिट कर रखा था, तो आपने गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, तो आप
रॉन्ग हो गया, परचेज आपने मशीनरी खरीदे परचेज अकाउंट में डेबिट क्यों कर दिया, रॉन्ग हो गया, तो इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। रेक्टिफाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परचेज को क्रेडिट करना पड़ेगा 9,200 रुपए से। ओ माय गॉड, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, बुक वैल्यू थी 20 की, तो बुक वैल्यू चली गई, तो ओल्ड एसेट चला गया 20 का, नया एसेट जमा हुआ आपके पास 16,000 कुछ का, और 20 का डिफरेंस जो है प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा। बस कुछ नहीं था इसमें 5 नंबर का। यार बताओ, ऐसे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछता है, मुझे समझ में नहीं आता। तो न्यू प्लांट एंड मशीनरी देखो 16,800 जमा, ओल्ड गया 20 का, 9 का परचेज आपने गलत डाला था, गलत परचेज को गलत डेबिट किया था ना, तो गलत डेबिट को सही करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, तो परचेज को सही कर दिया, ओल्ड चला गया, जो चला गया चला गया, जमा हुआ, जमा 16,800, 20 का डिफरेंस बैलेंसिंग हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। और आप देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे ही निकल जाएगा आपका कि बुक वैल्यू कितने की थी, बुक वैल्यू थी आपकी कितने की 20,000 रुपए की, 7,600 आपने बेचा, तो लॉस कितने को 12,600 का लॉस हुआ, 12,400 का लॉस हुआ, 12,400 का लॉस इधर आ गया, ठीक है। परचेज आपने गलत डेबिट किया था, उसको सही कर दिया, रेक्टिफाई करके परचेज को क्रेडिट कर दिया। एग्जाम में क्या करना है सर, एग्जाम में आपको बस इतना करना था, ये एग्जाम में करना था आपको, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8C, ये क्वेश्चन नंबर 8C ये पार्टनरशिप का है, हाँ ये पार्टनरशिप का है। A and B, who are partner sharing profit and losses 4:3 respectively, decide to dissolve the partnership on 31 मार्च 2025 on the dissolution. A's capital 125 थी, B की कैपिटल 2070 थी। क्रेडिटर उस दिन कितने के थे आपके पास, 23,150 के थे, और आपके पास कैश था 45,20 का। जो एसेट तो आपने रियलाइज करी 1,24,910। भाई साहब आपके पास एसेट उस दिन कितने की थी, क्रेडिटर इतने का बचा, कैश इतने का बचा, कैपिटल थी, तो बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा पहले तो आपको। आपके पास बैलेंस शीट है, उसमें कैपिटल दे रखी है, उसमें क्रेडिटर दे रखा है, उसमें कैश दे रखा है, तो यहां से बैलेंसिंग फिगर निकलेगा अदर एसेट। अदर एसेट इतने के थे, ये बुक वैल्यू है। आपने कितने का बेचा, 1,24 में बेचा, तो यहां पर प्रॉफिट लॉस निकलेगा। वो प्रॉफिट लॉस कैपिटल में बढ़ जाएगा, ये सेटल करेंगे, और यहां से फाइनल सेटलमेंट निकल जाएगी कैश में, बात खत्म। डिसोल्यूशन का खर्चा कितना, 1860 का, दोनों सॉल्वेंट है, कोई दिक्कत नहीं। बैलेंस शीट बनानी बिगिनिंग में, ये क्यों बनानी, क्योंकि यहां से आपको एसेट का बुक वैल्यू पता चलेगा, और फिर उसका कैपिटल अकाउंट बनाइए, ये क्यों, ये फाइनल सेटलमेंट के लिए। अरे भाई साहब कुछ है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं सर, आ जाओ इधर आ जाओ। ये देखो बैलेंस शीट बनाई आपने, ये दे रखा था, ये दे रखा था, कैपिटल दे रखी थी, क्रेडिटर आपको दे रखा था, कैश दे रखा था, बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगा, सन्ड्री अदर एसेट। 1,45,730 के एसेट थे, 1,45,730 के एसेट थे बेटा, आपने कितने बेचे, 1,24,910 से बेचे। 1,45,730 के एसेट थे, आपने 1,24,910 से बेचे, तो 20,800 का लॉस हुआ, 20,800 का लॉस हुआ, 20,820 के लॉस में 1,860 का खर्चा भी हुआ, तो टोटल रियलाइजेशन का लॉस कितना हुआ, 20,820 का रियलाइजेशन का लॉस हुआ ऑन सेल ऑफ एसेट, प्लस 1,860 का रियलाइजेशन का खर्चा हुआ, टोटल लॉस कितना हुआ ऑन रियलाइजेशन 22,680। ये 22,680 का लॉस बढ़ जाएगा ए और बी में 4:3 में, 4:3 में बढ़ जाएगा। तो 4:3 में रियलाइजेशन का लॉस बढ़ जाएगा, तो कैपिटल अकाउंट में ए और बी का ओपनिंग कैपिटल दे रखा था, क्वेश्चन में बोलू ना, हाँ सर हाँ, ओपनिंग कैपिटल दे रखा था। उसके बाद इनका रियलाइजेशन का लॉस आपने मार दिया, 2 रियलाइजेशन लॉस ए और बी इस रेशियो में 4:3 में। तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगा, कैश सेटलमेंट, कोई ला रहा होगा कोई ले जा रहा होगा, तो ये कैश पे करेगा, देखो बाय कैश, बी पे करेगा इतना कैश, और ए इतना कैश अपने घर लेके जाएगा, बात खत्म, क्वेश्चन खत्म, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन पेपर भी खत्म, डन डनाडन डन। ठीक है, तो यहां तक अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, यहां तक अगर आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर आपको ये सोल्यूशन पसंद है, आपको ये सजेशन अच्छे लगे, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अभी भी अगर आपका बोथ ग्रुप, अगर आपका इंटरमीडिएट आपने अपेयरिंग दे रखा है, तो उम्मीद करिए, भगवान से दुआ करिए कि आप जल्द से जल्द फाइनल के अंदर अगली मुलाकात हमसे करें। और अगर आपने इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप दे दिया ना, और अगर आप फाइनल के अंदर FR के लिए सर्च कर रहे हैं बेटा, तो आप FR के लिए सही चैनल पे आ रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है balansinggclasses.com, जाइए और FR के लिए एनरोल करिए, क्योंकि FR का लाइव बैच इस समय रनिंग पे है, जो कि आपका जून तक खत्म हो जाएगा। अगर आपका अटेम्प्ट दिसंबर 26 या उसके ऑनवर्ड्स होगा, तो आपके लिए बैच बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा सुटेबल होगा। तो जरूर जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यहां तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे, और उम्मीद करते हैं आपका रिजल्ट बहुत बहुत ज्यादा अच्छा होगा। आप जल्द से जल्द हम लोग CMA फाइनल के अंदर आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।